Good afternoon, everyone. Good afternoon. Am I audible to all? Am I audible? सबसे पहले बताइए, am I audible? थम्स अप कीजिए जल्दी से. Am I audible? सेशन स्टार्ट करते हैं. Am I audible? जल्दी से बताइए. जल्दी से फ्रेंड्स को जोड़िए, जल्दी से फ्रेंड्स को जोड़िए, जल्दी से. ओके ओके ओके, गुड गुड. चलिए फिर तो स्टार्ट करते हैं सेशन को. ठीक है. हाँ, कल हम बात कर रहे थे स्पेसिफिक स्पीड के बारे में. ठीक है, तो हमने सेशन में देखा था. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. हमने सेशन में देखा था कि स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है. ठीक है, उसका हमने बेसिक डेरिवेशन किया था विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस या डायमेंशन लेस एनालिसिस. पाई टर्म्स के हेल्प से हमने देखा था कल कि एनएस की वैल्यू कैसे निकल के आती है. अब इसी के थोड़े से फिजिकल मीनिंग की तरफ भी चलना है. ठीक है, साथ ही हमें ये भी देखना है कि जो मैं बार बार कल आपसे बोल रहा था कि एक पर्टिकुलर जो एनएस होता है वो एक पर्टिकुलर टरबाइन को शो करता है कि हाँ यार, ये वाली टरबाइन ऐसी होनी चाहिए. एनएस अगर ये है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि यहाँ पर ये टरबाइन ही सुटेबल रहेगी. अगर ये एनएस आ रहा है तो ये टरबाइन ही हमारे लिए सुटेबल रहने वाली है. हम ये चेक करते हैं स्पेसिफिक स्पीड से. ठीक है, तो सबसे पहले हम आज बात करनी है मैं एक्सियल फ्लो टरबाइन की भी. तो आपको यहाँ पर एक डायग्राम भी दिख रहा होगा, इसको अच्छे से हमें समझना है आगे फर्दर. ठीक है, तो मैंने पहले ये डायग्राम को प्लॉट किया हुआ है यहाँ पर. तो अभी हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक स्पीड, जो कि हमारा कल का लेक्चर था, उसी को कंटिन्यू आगे करते हुए हम सबसे पहले स्पेसिफिक स्पीड को हम इस सेंस में और समझने वाले हैं. स्पेसिफिक स्पीड को हम इस सेंस में और समझने वाले हैं कि इट इज द स्पीड ऑफ ए ज्योमेट्रिकल सिमिलर टरबाइन which is working under a unit head and producing a unit power. It is a geometrically similar turbine which is working under a unit head and also producing a unit power. ठीक है, this is the basic definition of specific speed. ठीक है, तो हमने जैसे कल देखा था कि ns की वैल्यू हमारे पास निकल के आई थी n अंडर रूट p डिवाइडेड बाई h की पावर 5/4. ठीक है, ये हमारे पास ns की वैल्यू निकल के आई थी. ठीक है, इसको दूसरी तरीके से और निकाला जा सकता है. ये तरीका भी आपको पता होना चाहिए हम किस तरह से इसको अप्रोच करते हैं, जिससे कि जो हमारे पास, जैसे कल हमने डायमीटर के टर्म्स को एलिमिनेट किया था, याद करो, जो d था हमारे पास, जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ थी d, हमने उसको एलिमिनेट करने की कोशिश की थी. और तभी हमने पाई 2 एंड पाई 4 के बेसिस पर हमने तब निकाला था के एस टी की वैल्यू. के एस टी की वैल्यू हमने वहां से निकाली थी जब हमने पाई 2 एंड पाई 4 को डिवाइड किया था विद रिस्पेक्ट टू कुछ पावर्स लेकर. ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको समझिएगा कि एनएस को हम दूसरे तरीके से और निकाल सकते हैं. यहाँ से चलिएगा, ईटा ओवरऑल इक्वल टू, हमारे पास ईटा ओवरऑल क्या होती है, सॉफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर. सॉफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जो हमें प्रोड्यूस करनी है पावर, ठीक है, तो उसे कुछ जनरली हम सॉफ्ट पावर से ही रिलेट कर रहे हैं कि जो हमें पावर फाइनली प्रोड्यूस करनी है वो हमारी सॉफ्ट पावर है. मतलब जो पावर प्रोड्यूस हो रही है, जिसे हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि इतनी पावर प्रोड्यूस हो रही है, वो जनरली हमारी एचपी में दी हुई रहती है, हॉर्स पावर में दी हुई रहती है आपको जनरली. ठीक है, तो इतनी पावर प्रोड्यूस करनी है भाई किसी पावर प्लांट के लिए, किसी प्लांट के लिए या आपके घरों की सप्लाई के लिए ट्रांसमिशन लाइन में हमें कुछ ना कुछ पावर देनी होगी. तो वो पावर हमारी कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, वो हमारी टरबाइन की हेल्प से प्रोड्यूस हो रही है. बट जनरली वो कहां पर है, शाफ्ट पावर के सेंस में है. तो शाफ्ट पावर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर P क्या हो जाएगा मेरा, ई नोट पावर मतलब शाफ्ट पावर, ई नोट इनटू वाटर पावर. वाटर पावर आपको पता है रो जी क्यू एच होती है. ठीक है, तो मैंने यहां पर ई नोट इंटू रो जी इंटू क्यू एच ले लिया. अब आपको जैसे मैंने कल आपसे कहा था कि मुझे डायमेंशनलेस पाई टर्म्स की बात करनी होती है, डायमेंशनलेस पाई टर्म्स से बात करनी होती है. पाई एंड पाई, जो पाई 1 एंड पाई 2 थे, ऐसे ही पाई 4 एंड पाई 2 का हमने रेशियो लिया था
KST निकालने के लिए। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखें तो ईटा नोट, रो एंड जी, इन सबको हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। और P प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, QH, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जो फंक्शन आना चाहिए वो किसका होना चाहिए, N, P एंड H का। क्यों? क्योंकि यही हमारे लिए रिक्वायरमेंट है। इन चीजों को बड़े ही अच्छे से समझो। आप अपने आप को ऐसा सोचो कि आप एज ए हाइड्रोलिक जो पावर प्लांट है वहां पर जाके और वहां पर आपको फ्रांसिस टरबाइन या कैप्लान या पेल्टन को वहां पर माउंट करना है। तो किस तरह से हमें माउंट करना है, क्या हमारे लिए कंडीशंस होनी चाहिए, वही चीजें हैं NPH, है ना। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, उसी के बेसिस पर आपको बताना होता है कि हाँ यहाँ पर ये वाले टरबाइन कहीं ना कहीं सुटेबल रहती है। क्लियर? चलिए फिर यहाँ पर देख लेते हैं P प्रोपोर्शनल टू QH। अब Q क्या है, Q यहाँ पर है फ्लो रेट। अब Q तो हमारे लिए नहीं है ना, N, P एंड H है, तो Q के हिसाब से क्या होगा, मान लीजिए Q को हम डिवाइड कर सकते हैं किसमें, π/4 d स्क्वायर एरिया इंटू Q क्या होता है, Q होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो π/4 d स्क्वायर इंटू V, ठीक है, ये यहाँ पर हो गया, ठीक। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर Q जो है वो π/4 यानी कि Q प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर इंटू V ऐसे ले लिया। अब जरा इस V को देखिएगा, Q इक्वल टू AB। अब जरा V को देखिएगा, V क्या था, V प्रोपोर्शनल टू है √H, या अगर मैं ऐसे लिख दूं V इक्वल टू √2GH तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से V प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, H। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है V प्रोपोर्शनल टू H आ जाएगा। बट साथ में D को भी हटाना है हमें, साथ में D को भी हटाना है। तो D कहाँ से आ जाता है, V इक्वल टू पाई DN/60, V इक्वल टू पाई DN/60। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास D है बेसिकली, अगर मैं इसे कैपिटल D लेके चलूँ, अगर मैं इसे कैपिटल D लेके चलूँ तो यहाँ पर हो जाएगा D प्रोपोर्शनल टू VYN, D प्रोपोर्शनल टू VYN। π/60 को मैंने प्रोपोर्शनलिटी में हटा दिया, तो ये चीज यहाँ पर आपको दिख रही है। क्लियर? उसके बाद, ठीक है, यहाँ तक ये चीज क्लियर है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ जो P है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q यहाँ पर क्या है, d स्क्वायर V। तो पहले यहाँ पर इसे ऐसे ही लिख दीजिएगा, d स्क्वायर V इंटू H, ठीक है। अब P प्रोपोर्शनल टू D को हमने क्या माना है, VYN, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इसे VYN लिख दो, VYN का स्क्वायर इंटू V को हमने क्या माना है, √H, तो इसे √H इंटू H। अभी V को हम क्या लिख सकते हैं, √H, तो V क्या हो जाएगा, √H YN का स्क्वायर इंटू √H इंटू √H, ठीक है। बात यहाँ तक क्लियर हो रही है। अब जरा देखिएगा P प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, P प्रोपोर्शनल टू H, यहाँ √H का स्क्वायर तो मतलब H इंटू में H की पावर 1/2 इंटू में H डिवाइडेड बाई यहाँ क्या हो जाएगा, N स्क्वायर। सो P प्रोपोर्शनल टू H की पावर यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 + 1/2 मतलब 5/2 अपॉन में N स्क्वायर। सो मैं अगर यहाँ से ऐसे लिखूं कि N प्रोपोर्शनल टू, तो H की पावर 5/2 है, उसका अंडर रूट करेंगे तो 5/4 हो गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पर P की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2, क्योंकि मैंने N का स्क्वायर था तो दोनों तरफ अंडर रूट कर दिया। तो N प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा H की पावर 5/4 बाई P/2, P की पावर 1/2। क्लियर? तो यहाँ से अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो यहाँ से अब जरा समझिएगा अच्छे से, मैंने क्या माना, मैंने माना N इक्वल टू K इंटू H की पावर 5/4 डिवाइडेड बाई P की पावर 1/2। N इक्वल टू K, मैंने K एक कॉन्स्टेंट मान लिया, K इंटू H की पावर 5/4 डिवाइडेड बाई P की पावर 1/2। अब मैंने आपसे स्पेसिफिक स्पीड की डेफिनेशन भी क्या बोली, इट इज ए ज्योमेट्रिकल सिमिलर टरबाइन। स्पेसिफिक स्पीड क्या है, इट इज द स्पीड ऑफ द ज्योमेट्रिकली सिमिलर टरबाइन, ठीक है। ज्योमेट्रिकली सिमिलर टरबाइन बेसिकली होती है शेप से रिलेट कर रही होती है। मैं अभी आपको समझा दूंगा कि शेप का मीनिंग क्या होता है वहां पर, ठीक है। तो इट इज द स्पीड ऑफ द ज्योमेट्रिकल सिमिलर टरबाइन विच इज वर्किंग अंडर ए यूनिट हेड, विच इज वर्किंग अंडर ए यूनिट हेड, मतलब हमें H को क्या लेके चलना पड़ेगा, 1 मीटर अंडर ए यूनिट हेड। एंड साथ ही जो हमारे पास P है वो यूनिट पावर लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं H को 1 लेके चल रहा हूँ, ठीक है, यूनिट को अगर हम साइड रखें अभी, तो H को 1 लेके चल रहा हूँ, P को हम यूनिट पावर लेके चल रहे हैं, ठीक है, P को हम यूनिट पावर लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे कि H1 P1, ठीक है, और N क्या हो जाएगा, N डेफिनेशन के थ्रू जाओ कि इट इज द स्पीड which is of a geometrically similar turbine which is occurring in a unit head and producing a unit power। तो अगर P1 है, H1 है, तो N मेरा क्या हो जाएगा, N मेरा हो जाएगा NS, है ना, मतलब स्पेसिफिक स्पीड हो जाएगी N मेरी।
इट इज द स्पीड ना, तो इट इज एन क्या हो जाएगा, ns हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं n इक्वल टू ns रखता हूं तो यहां पर फाइनली क्या आपको दिखता है, यहां पर मिलता है ns इक्वल टू k इंटू 1/1, सो k विल बिकम ns, सो k विल बिकम ns। यहां पर यह चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है, k विल बिकम ns, सो दिस k यहां पर आप रखिए, अब इस k को यहां पर इस फॉर्मूले में रखिएगा तो क्या मिलेगा, n इक्वल टू ns इंटू h की पावर 5/4 डिवाइडेड बाई p की पावर 1/2, सो ns इक्वल टू n अंडर रूट p डिवाइडेड बाई h की पावर 5/4, दिस विल बिकम योर स्पेसिफिक स्पीड, दिस विल बिकम योर स्पेसिफिक स्पीड, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, यहां से आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास जो स्पेसिफिक स्पीड है उसको हम इस तरह से भी डिराइव कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपको ये डेरिवेशन का फ्लो भी आपको समझ में आना चाहिए कि हम बेसिकली डी को किस तरह से एलिमिनेट करते हैं और क्या क्या चीजें हम किस किस रूप में लेके जाते हैं, जिससे कि हम फाइनली ये बोल पाते हैं कि सर आप जब ये बोलते हैं कि यार हमारे पास सॉफ्ट पावर जो है वो रोज ही QH पर डिपेंड कर रही है, तो Q पर भी डिपेंड है, H पर भी है, रो पर भी है, G पर भी है, उसके बाद फिर डायमीटर पर भी डिपेंड हो रहा है, तो हमारे माइंड में ये सारी चीजें चलती हैं कि सर जब हम स्पेसिफिक स्पीड की बात कर रहे होते हैं तो हम डायमीटर के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे होते हैं, हम डिस्चार्ज वगैरह के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे होते हैं। तो डिस्चार्ज के बारे में बात करेंगे, बट हमारे लिए जो मेन पर्पज होता है वो N, P एंड H के कोरस्पॉन्डिंग होता है। जो हमारी स्पीड है उस टरबाइन की, जो हमारे पास पावर प्रोडक्शन है उस टरबाइन का, और जहां अंडर हेड जितने पर वो काम कर रही है, हमें उनसे मतलब होता है। क्लियर, हमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है वो ये होती है N, P एंड H। क्लियर, तो यहां तक बताइए जल्दी से, समझ में आ रहा है तो जल्दी से बताइए, यहां तक ये समझ में आया, जल्दी से थम्स अप कीजिए, यहां तक समझ में आया है तो। क्लियर, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, ठीक। फर्दर हम आगे चलते हैं, इसे नोट कीजिए जल्दी से, इसे नोट कीजिए जल्दी से, फर्दर हम आगे चलते हैं। अब स्पेसिफिक स्पीड की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखिए पहले, ओके गुड गुड, इसकी स्पेसिफिक स्पीड की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखिए जो मैं बार बार बोल रहा हूं, लिखिएगा, इट इज द स्पीड ऑफ ज्योमेट्रिकली सिमिलर टरबाइन, it is the speed of geometrically similar turbine working under unit head and delivering unit power, working under unit head and delivering unit power. This is the specific speed, okay. ठीक है, ये नोट डाउन हो गया है, ठीक है, इसे रफ कर दिया जाए। चलिए फिर सो पर्टिकुलर नेक्स्ट चीज देख रहे हैं हम, यहाँ पर हमारे पास फाइनली क्या आया, हमें इसके NS के थ्रू इस पर जाना है, कैसे कैसे जाते हैं, कैसे कैसे NS को हम देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर स्पेसिफिक स्पीड बेसिकली यहाँ पर क्या है, NS इक्वल टू N अंडर रूट P/H की पावर 5/4, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ आपसे कि जहाँ पर स्पेसिफिक स्पीड ज़्यादा होगी, जहाँ पर स्पेसिफिक स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पर हेड कम होगा, मतलब अगर मैं इसे रिवर्स बोलूँ तो ज़्यादा सुटेबल रहेगा, क्योंकि n जो है, जो स्पेसिफिक स्पीड है वो आप बाद में निकाल रहे हो, पहले आपके पास हेड अवेलेबल है वहाँ पर। तो अगर मैं कहूँ कि जिसका हेड ज़्यादा है, जिस जगह का हमें हेड ज़्यादा मिल रहा है, वहाँ पर NS स्पेसिफिक स्पीड क्या होगी, कम। यहाँ से आप डायरेक्टली इस वर्डिंग पर जाइए, अगर मैं यहाँ पर एक हेड की बात कर रहा हूँ, H की बात कर रहा हूँ, H अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास जो NS स्पेसिफिक स्पीड आने वाली है वो उस पर्टिकुलर की डिक्रीज रहेगी।
ठीक है। अब इन्हीं चीजों को बड़े ही अच्छे समझना है कि ये जो हम बार बार बात करते हैं कि जो NS होता है वो कहीं ना कहीं एक शेप के बारे में बता रहा होता है। कल भी मैंने बताया था शेप फैक्टर की तरह ये इंट्रोड्यूस किया जाता है। और साथ ही हम बार बार ये होमोलोगस सीरीज के जो रनर होता है उसमें हम रेडियल फ्लो की बात कर रहे हैं, एक्सियल फ्लो की बात कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं इससे रिलेट कर रही होती हैं। वो वन बाय वन समझेंगे। कोई भी दिक्कत आती है तुरंत पूछ लीजिएगा, कोई भी दिक्कत आती है तुरंत पूछ लीजिएगा। अभी हम यहाँ पर इसी चीज को अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं। क्या सबसे पहली कंडीशन, अगर मैं आपसे कहता हूं, इस चीज को बड़े ही अच्छे से समझिएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत आएगी तो पूछिएगा, ठीक है। यहां पर अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये आपके पास इस तरह से ऐसे डिस्चार्ज है, ठीक है, सॉरी ये आपके पास रनर है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वाटर है, ठीक है, जैसे हम इसे जनरली फ्रांसिस टरबाइन की तरह देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं इस चीज को वही सेम केस लेके चल रहा हूँ, बस हाफ फिगर बना रहा हूँ, ऐसे नहीं कि फुल फिगर बना रहा हूँ फिर से। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे, तो इस पर इनलेट पर जो मेरा वेलोसिटी ट्रायंगल होगा, ये जो आपके पास V1 यहाँ पर काम कर रहा होगा, एक V1 जो इनलेट पर काम कर रहा होगा इस पर, ठीक है, तो इसका जो वेलोसिटी डायग्राम होगा वो मैं यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है, वो मैं यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ। तो इसका जो वेलोसिटी डायग्राम होगा वो ऐसे कुछ होगा, ये इस पर V1 काम कर रहा होगा, ठीक है, रेडियल डायरेक्शन में ऐसे आ रहा होगा VF1, ठीक है, ऐसे आ रहा होगा VF1, ये आ रहा होगा VR1, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पर अल्फा एंगल है, ये मान लीजिए यहाँ पर थीटा एंगल है, ठीक है, ये अल्फा है, थीटा है, V1 VR1 VF1, ठीक है। साथ ही V1 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर VW1 ये पूरा हो गया, और साथ ही U1 का मीनिंग क्या हो जाएगा, यहाँ से जो ये आपका U1 ऐसे, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अगर इसके सेंस में देखूंगा तो डायरेक्शन हो गई ऐसे, इधर की डायरेक्शन में। क्लियर। तो ये चीज है हमारा इसका इनलेट वेलोसिटी डायग्राम, इसका इनलेट वेलोसिटी डायग्राम। अब जरा यहाँ से अच्छे से समझो इस चीज को कि यहाँ ये स्पेसिफिक स्पीड से कैसे रिलेट करता है। अभी तक जो हमने यहाँ पर वेलोसिटी डायग्राम बनाए थे वो पावर वगैरह निकालने के लिए बनाए थे, बट यहाँ से आपको थोड़ा अच्छे से समझते हुए चलना पड़ेगा। क्या कि यहाँ पर जो मेरे पास टेंजेंशियल फ्लो है, इस पॉइंट में यहाँ पर मेरे पास टेंजेंशियल फ्लो आपको दिख रहा है, VW1 काफी बड़ा है। VW1 बेसिकली हमारा क्या दिखाता है, हमें VW1 क्या दिखाता है, टेंजेंशियल फ्लो, ठीक है, VW1 दिखाता है टेंजेंशियल फ्लो। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अगर मैं टेंजेंशियल फ्लो ज्यादा लेके चल रहा हूँ, इसका मतलब जो इस वाली ब्लेड पर मैं ऐसे ब्लेड बना रहा हूँ जहां पर मुझे टेंजेंशियल डिस्चार्ज मिल रहा है, टेंजेंशियल डिस्चार्ज ज्यादा मिल रहा है। ये जो मैं आपके रनर की शेप बना के चल रहा हूँ इस तरह की, वो इस तरह की शेप इसलिए है जहां पर टेंजेंशियल डिस्चार्ज ज्यादा मिल रहा है। जरा इस चीज को समझो कि यहाँ पर टेंजेंशियल डिस्चार्ज ज्यादा मिल रहा है, मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी ज्यादा मिल रही है, समझिएगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी ज्यादा मिल रही है, तो मेरे पास जो VF1 होगी, जो मेरी फ्लो वेलोसिटी होगी, वो मेरी कम होगी या नहीं, फ्लो वेलोसिटी मेरी कम होगी या नहीं। जो मेरे पास VF1 होगा, जो रेडियली VF1 यहाँ पर क्या है, रेडियल इनवर्ड डायरेक्शन, सॉरी रेडियल इनवर्ड डायरेक्शन, ये जो आपके पास VF1 आ रहा है ये रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ऐसे आने की कोशिश करेगा ये इसकी तरफ को, है ना। जब हम यहाँ पर देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा VF1, ऐसे आने की कोशिश करेगा, VR1 यहाँ पर ऐसे आ रहा होगा, ठीक है, और ये टेंजेंशियली इस पर ऐसे जा रहे हैं। तो जरा एक बात समझिएगा, आपने पेल्टन व्हील पढ़ लिया, आपने फ्रांसिस टरबाइन पढ़ लिया। पेल्टन व्हील में बेसिकली हम टेंजेंशियल फ्लो को लेके चलते थे, पेल्टन व्हील में हम टेंजेंशियल फ्लो को लेके चलते थे, याद करो। अगर मेरे पास VF1 कम है, जरा समझिएगा इस चीज को, अगर मेरे पास VF1 कम है तो मेरा फ्लो जो फ्लो हो रहा है इस पर्टिकुलर रनर के सेंस में, जो कि रनर है रेडियली वाला, जो कि रनर है रेडियल डिस्चार्ज वाला, आपको दिख रहा है ना, ये एक तरह से रेडियल डिस्चार्ज वाला रनर है ना, फ्रांसिस टरबाइन वाला रनर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, है ना। तो ये अगर रेडियल डिस्चार्ज वाला रनर है और उसमें अगर हमारी फ्लो वेलोसिटी कम है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम बहुत ज्यादा एरिया को बढ़ा पाएंगे इसमें, क्योंकि जो हमारे पास एरिया आउटलेट का मिलेगा वो कहीं ना कहीं हमारे पास एरिया इस साइड की तो जा रहा है, सेंटर की तरफ जा रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम एरिया ऑफ फ्लो को बढ़ा पाएंगे। तो इसका मतलब हमारे पास अगर VF1 कम है तो वहां पर डिस्चार्ज कम है,
वहां पर जो हमारे पास अवेलेबल डिस्चार्ज है वो कम है, बट उस पर अवेलेबल हेड ज्यादा है। क्यों? आपको याद होगा जब हम अवेलेबल हेड ज्यादा बनाएंगे तो हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी। अगर हम अवेलेबल हेड ज्यादा लेके चलेंगे तो हम टेंजेंशियली उस पर ज्यादा फोर्स लगाना चाहेंगे, जैसे पेल्टन व्हील में किया करते थे। अवेलेबल हेड ज्यादा है तो हम सीधा टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात किया कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास सारा जो हेड है वो कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी में यूज हो रहा है। और काइनेटिक एनर्जी तब फायदेमंद होती है, काइनेटिक एनर्जी तब फायदेमंद होती है जब उस पर हम सीधा इंपल्स की तरह काम करें। काइनेटिक एनर्जी तब फायदेमंद थी जब हम उस पर सीधा इंपल्स की तरह काम कर रहे थे, है कि नहीं? तो आपको यहां से कुछ समझ में आ रहा होगा कि जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो हमें एक तरह से क्या दिखा रही है, हेड को, कि जितना ज्यादा हेड उतनी हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी ज्यादा आ रही है, जितना कम डिस्चार्ज उतना ही हमारे पास VF1 कम आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा उम्मीद है यहां से आपको थोड़ा सा लिंक समझ में आ रहा होगा यहां से। ठीक है, कि अगर हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी इन होती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी आ रही है यहाँ पर ज्यादा, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारे पास पर्टिकुलर टरबाइन रहेगी, ये जो पर्टिकुलर टरबाइन रहेगी वो बेसिकली किसके लिए है? वो बेसिकली है हेड मोर एंड डिस्चार्ज लेस, हेड मोर एंड डिस्चार्ज लेस। एंड बेसिकली हेड मोड से आप क्या समझोगे? हेड मोड से आप क्या समझोगे कि उसकी स्पेसिफिक स्पीड क्या है? स्पेसिफिक स्पीड क्या है उसकी? स्पेसिफिक स्पीड क्या है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। अगर यहाँ पर हेड मोर है तो स्पेसिफिक स्पीड क्या होनी चाहिए उसकी? क्या होनी चाहिए? आंसर दीजिएगा जल्दी से। ठीक है, तब तक मैं आपसे दूसरा एक डायग्राम और लेके चल रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, ये फर्स्ट डायग्राम हुआ, ये सेकंड हुआ। यहाँ से आप बिल्कुल अच्छे समझ जाएंगे, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे आप। स्पेसिफिक स्पीड बेसिकली क्या होती है, कैसे हमें टरबाइन को डिजाइन करना होता है। ठीक है, ठीक, ठीक। यहाँ का जो आपके पास यहाँ का जो वेलोसिटी ट्रायंगल बनेगा इनलेट का, वो ऐसा बनेगा। यहाँ का जो वेलोसिटी ट्रायंगल बनेगा वो ऐसा बनेगा, V1, ठीक है, और ये है VR1 जो कि बराबर है VF1 के, और यहाँ पर ये हो गया मेरे पास VW1। ठीक है, एंड VW1 यहाँ पर किसके बराबर है? U1 के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आया? अल्फा, और ये हमारे पास है थीटा। ये मेरा इनलेट ट्रायंगल है, ये मेरा इनलेट ट्रायंगल, इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल, इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल। क्लियर? तो यहां से अब आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा। पहले तो मुझे उसका आंसर बताइए जल्दी से उसका आंसर रिप्लाई कीजिए मुझे, स्पेसिफिक स्पीड क्या होगी यहाँ पर। ठीक है, साथ ही अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो जो मेरे पास इनलेट एंगल बन के आ रहा है, मेरे पास जो इनलेट एंगल बन के आ रहा है, उस इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल जो बन के आ रहा है, उसमें मुझे ये क्लियर हो रहा है कि ये जो आपके पास डिस्चार्ज है वो मैं रेडियल लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। वो मैं कैसा? रेडियल डिस्चार्ज ज्यादा लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पर VF1 को बढ़ाना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पर एक टरबाइन ऐसी बनाना चाह रहा हूँ जिसमें VF1 ज्यादा हो जबकि जो हमारे पास VW1 है वो कम हो, VW1 इन द सेंस जो टेंजेंशियल वाला इफेक्ट है वो कम हो। टेंजेंशियल वाला इफेक्ट कहाँ से लेके चलते हैं? सीधा हेड से। तो यहाँ पर अगर मैं हेड का इफेक्ट देखूं तो हेड यहाँ पर कम है एज कंपेयर टू दिस टरबाइन। अगर एक ज्यादा हेड है मेरे पास, हेड अवेलेबल जो है वो ज्यादा है, ठीक है, और हमारे पास जो बेसिकली जो हमारे पास डिस्चार्ज है वो कम है, हेड अवेलेबल ज्यादा है, तो हेड अवेलेबल ज्यादा है तो उसमें हमारे पास जो VW होगा वो ज्यादा होगा और VF1 हमारे पास कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब हमारे पास हेड कम है, बट क्या करना होगा आपको? अगर हेड कम है तो डिस्चार्ज ज्यादा करना होगा, जिससे कि हमारे पास स्पेसिफिक स्पीड के बारे में कुछ हमें समझ में आ सके और कहीं ना कहीं हमें पावर का प्रोडक्शन अच्छा मिल सके। ठीक है, तो अगर हमारे पास हेड कम है तो उसका मीनिंग क्या हुआ? जरा यहाँ से देखिएगा, अगर हेड कम है तो उसके लिए आपको VF1 को बढ़ाना होगा। ये मान लीजिए VF1 डैश है, इसे मैंने बोला VF1 डैश, तो यहाँ पर ये है VF1 डैश इज ग्रेटर देन VF1 जो कि ये वाला था। VF1 डैश इज ग्रेटर देन VF1 जो कि ये वाला था। कहां से दिखा आपको? देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर आपके पास जब हेड जो है वो कम हुआ तो हमारे पास टेंजेंशियल इफेक्ट कम हुआ, बट उसका डिस्चार्ज हमें पावर प्रोडक्शन करने के लिए उसका डिस्चार्ज हमें ज्यादा चाहिए, तो हमारे पास VF1 ज्यादा आना चाहिए। तो हम क्या लेके चलेंगे यहाँ पर? हम यहाँ पर लेके चलेंगे ब्लेड्स एज ए रेडियल ब्लेड्स।
ब्लेड्स कैसे लेंगे? एज ए रेडियल ब्लेड्स, मतलब इन ब्लेड्स की प्रोफाइल ऐसी होनी चाहिए। मैंने कहा ना आपसे, जो NS होता है वो शेप को डिफाइन करता है, वो शेप को डिफाइन करता है। यहाँ पर अगर हमारे पास स्पेसिफिक स्पीड, देखिएगा यहाँ से हेड अगर मोर है, हेड अगर मोर है तो स्पेसिफिक स्पीड होगी यहाँ पर लेस। कैसे? इस फॉर्मूले से, हेड अगर मोर है तो स्पेसिफिक स्पीड होगी लेस। तो यहाँ पर जो हमारे पास अगर h ज्यादा है, स्पेसिफिक स्पीड कम आ रही है, तो आपको जो टरबाइन बनानी होगी वो इस तरह के ब्लेड को लेकर बनानी होगी। हमेशा याद रखिएगा, वो इस तरह के ब्लेड को लेकर बनानी होगी अगर आप रेडियल फ्लो टरबाइन बना रहे हैं तो। रेडियल फ्लो टरबाइन बना रहे हैं तो आपको मेजोरिटी पार्ट उसमें टेंजेंशियल वाला लेके चलना पड़ेगा। इसका मतलब आपको इस तरह के ब्लेड्स को लेके चलना पड़ेगा, इस तरह के ब्लेड्स को लेके चलना पड़ेगा, फॉरवर्ड टाइप ब्लेड्स जिसे हम बोल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और आगे देखिएगा कि ये हमारा रेडियल फ्लो टरबाइन है, उसमें अगर h मोर है तो डिस्चार्ज लेस एंड स्पेसिफिक स्पीड लेस। बट यहाँ पर अगर मेरे पास हेड कम है, फोर लेस हेड, अगर हमारे पास हेड कम है वाटर का, वाटर अवेलेबल कम हाइट पर है, तो हमें फिर कैसे टरबाइन का जो ब्लेड की शेप है वो कैसे लेके चलनी पड़ेगी? रेडियल ब्लेड लेके चलने पड़ेंगे। तब हमें ब्लेड कैसे लेके चलने पड़ेंगे? इस केस में हमें शेप लेके चलनी पड़ेगी रेडियल ब्लेड्स। इस केस में हमें रेडियल ब्लेड्स लेके चलने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जिससे मेरा VF1 डैश बढ़ता जाए, जिससे मेरा डिस्चार्ज जो है वो कहीं ना कहीं मेरा जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो मेरा बढ़ता जाए, जिससे कि मेरे पास पावर की वैल्यू भी उस सेंस में फिर बढ़ेगी, ठीक है। तो यहां से इस चीज को हमें लेके चलना है कि VF1 डैश को हमें बढ़ाना है, भले से हमारे पास VW1 कम आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हेड की अवेलेबिलिटी कम है, ठीक है। और यहां से अगर मैं V1 की बात करूं, इसे मैं V1 डैश बोल देता हूं, तो ये जो V1 है जो कि मेरी एब्सोल्यूट वेलोसिटी है एक हायर हेड पर, ध्यान से समझिएगा, हायर हेड पर जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है और कम हेड पर जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है इस टरबाइन के लिए, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू में डिफरेंस आएगा। क्या? हायर हेड के लिए एब्सोल्यूट वेलोसिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब यहां से अगर मैं कहूं तो V1 डैश इज लेस देन V1, V1 डैश इज लेस देन V1, ठीक है। तो अब उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कि अगर मुझे पेल्टन टरबाइन की बात नहीं करनी, पेल्टन टरबाइन में क्या होगा? हायर हेड होगा। क्योंकि हायर हेड क्यों? क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात हो रही है, पेल्टन टरबाइन रेडियल नहीं है, ठीक है। पेल्टन टरबाइन रेडियल नहीं है। बट अगर आप पेल्टन टरबाइन की जगह एक रेडियल फ्लो टरबाइन का यूज करेंगे तो वो किस तरह की शेप की होनी चाहिए? वो ऐसी शेप की होनी चाहिए, तब वो कहीं ना कहीं एक पावर को प्रोड्यूस कर पाएगी। बट हमारे लिए पेल्टन व्हील इज द बेस्ट फॉर 10 to 50 और 10 to 60 जो हमारे पास स्पेसिफिक स्पीड होती है उसके लिए। तो मैं रेंज के बारे में अभी बताता हूं आपको, पहले इसको समझ लीजिए अच्छे से। तो यहाँ से ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। यहाँ से ये चीज क्लियर हुई कि हमारे पास जो स्पेसिफिक स्पीड है, जो हमारे पास स्पेसिफिक स्पीड है उसकी वैल्यू किस तरह से हम लेके चल रहे हैं आपके हायर हेड पर एंड लोअर हेड पर। तो लोअर हेड पर जो हमारे पास स्पेसिफिक स्पीड है वो बढ़ जाएगी, लोअर हेड पर स्पेसिफिक स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि आपके पास हेड अगर कम होगा तो NS बढ़ेगा। लोअर हेड पर स्पेसिफिक स्पीड बढ़ेगी, साथ ही हमारे पास जो फ्लो वेलोसिटी है वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। फ्लो वेलोसिटी है वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। फ्लो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। क्लियर? ठीक है, ओके, गुड, ठीक है। जल्दी से यहां तक बताइए, ये दोनों केसेस समझ में आ गए हैं? जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो पूछिए। यहां तक ये दोनों केस समझ में आ गए हैं? ओके, गुड। चलिए फिर आगे चलते हैं, ठीक है। यहां से आगे चलते हैं। अब फिर ये दो केसेस हमें समझ में आ गए हैं, रेडियल का एंड दिस टाइप। बट अगर हमें और भी ज्यादा इसमें फ्लो वेलोसिटी को और ज्यादा करना है, टेंजेंशियल का इफेक्ट और कम करना है, तो हमारे पास फिर एक और केस आ जाएगा, ठीक है। अब उम्मीद है आपको ये फिगर आपके नोट्स में होंगे, तो यहाँ से आप कंपेरिजन कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से आप कंपेरिजन कर सकते हैं इस थर्ड केस में क्या हो जाएगा कि ये जो आपके पास इस तरह की शेप है उसमें आप ऐसे ब्लेड्स लगाओगे। अगर आपको, ध्यान से समझिएगा, अगर आपको VF1 डबल डैश और बढ़ाना है, मतलब फ्लो वेलोसिटी और बढ़ानी है कम हेड पर, क्योंकि अगर मैंने फिर से हेड को कम किया,
फॉर लेस हेड। अब और ज्यादा हेड को अगर हमने कम किया और उसमें आपको रेडियल फ्लो टरबाइन ही लेनी है, तो उसकी जो शेप होगी ना, उसमें आपको इस तरह की शेप के ब्लेड लेके चलने पड़ेंगे, जिसमें वी तो इनलेट तो हो रहा है ऐसे ही, इनलेट तो हो रहा है ऐसे ही, तो इसका जो वेलोसिटी डायग्राम हो जाएगा वो ऐसे बनेगा, v1, ठीक है, और यहाँ पर ये आएगा vr1, यहाँ पर ये आएगा vr1, दिख रहा है ना, मैंने आपको हमेशा पहले से ही रखा है कि vr1 होता है एक्चुअल में टेंजेंट, मतलब ऐसे लगता हुआ कि जो उसके टेंजेंट हो वो होती है उसकी आभासी, वो होती है उसकी जो हमारे पास एक्चुअल में वेलोसिटी आ रही है वो v1 है, जबकि जो हमें महसूस हो रही है वो हमारे लिए vr1 होती है, जो डायरेक्शन है वो vr1 है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पर u1 हो गई, ठीक है, तो यहाँ पर इस v1 का ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा vw1, और ये पार्ट कितना हो गया मेरा u1, ठीक है, u1 की डायरेक्शन क्या हो गई ऐसी। तो यहाँ से अब आप देखिएगा कि v1 का ये vw1 और छोटा हो गया, v1 से जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो vw1 और छोटी हो गई, देख रहे हो आप, vw1 और छोटी हो गई, क्योंकि u1 तो वही u1 है, ठीक है, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी vw1 और छोटी हो जाती है। साथ में यहाँ पर जो एंगल है वो आपको दिख रहा है, पहले यहाँ पर एंगल कितना है थीटा 90 डिग्री, बट यहाँ पर थीटा क्या हो गया 90 डिग्री से भी ज्यादा, ठीक है। तो इस केस में जो हमारे पास vf1 डबल डैश आया, इस केस में जो vf1 डबल डैश आया और ये v1 डबल डैश है, तो इस केस में vf1 डबल डैश शुड बी ग्रेटर देन vf1 डैश एंड दिस इज ग्रेटर देन vf1। जो मैंने आपको तीनों फिगर बनाए हैं उसमें ये वाला क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर जो स्पेसिफिक स्पीड की बात हो रही है कि फॉर लेस हेड स्पेसिफिक स्पीड होनी चाहिए ज्यादा, ठीक है, तो ns क्या होनी चाहिए यहाँ पर ज्यादा, ठीक है, ns क्या होनी चाहिए बढ़ेगी, वो किस सेंस में बढ़ेगी, यहाँ पर जो आपकी ये फ्लो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है, जो फ्लो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है, बट यहाँ पर जो v1 डैश है यहाँ पर इसको भी लिखेगा v1 डबल डैश इज लेस देन v1 डैश इज लेस देन v1। एब्सोल्यूट वेलोसिटी कम हो रही है क्योंकि हेड कम हो रहा है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी कम हो रही है क्योंकि हेड कम हो रहा है, और साथ ही यहाँ पर डिस्चार्ज क्या हो रहा है बढ़ रहा है, ठीक है, डिस्चार्ज क्या हो रहा है हम बढ़ रहा है, ठीक है। अब एक लास्ट केस जिसमें हम एक्सल फ्लो टरबाइन की बात करते हैं, तो यहाँ से आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि यार हमारी दुनिया ऐसी भी हो सकती थी कि हम सिर्फ और सिर्फ जो पेल्टन टरबाइन थे हम उस पर ही रहते। तो पेल्टन टरबाइन से समझ में आया कि यार कम हेड पर, समझो जरा एक सिंपल सी बात है, अगर हायर हेड था हमारे पास, मान लीजिए एक नेचुरल रिजर्वोयर है जो कि एक हायर हेड पर है, और मुझे मान लीजिए नीचे की साइड में जो एक पहाड़ है, एक माउंटेन है, उसके बाद में मुझे नीचे की साइड में एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो मैं पेल्टन व्हील लगा लेता हूँ, पेनिस्टोक आ रहा है, पेल्टन व्हील लगा दी, पेल्टन व्हील पे आपकी पावर प्रोड्यूस हो गई, बट फायदा क्या, फायदा यहाँ पर यह था कि हेड ज्यादा था तो पावर प्रोडक्शन मिल गई, फायदा ये हुआ कि हेड ज्यादा था पावर प्रोडक्शन मिल गई, बट यार ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ उसी पोजीशन पर जाना पड़ेगा, वहां से इतनी ज्यादा लेंदी पेनिस्टोक थोड़ी लगाओगे आप, ठीक है। तो अब जरा सोचिएगा कि अगर आपको कहीं एक पर्टिकुलर ऐसे प्लेन एरिया इन द सेंस जहां पर ग्रेडियंट तो होगी रिवर की, ठीक है, तो आप वहां पर एक नॉर्मल रिजर्वोयर लगा रहे हो, तो रिजर्वोयर मान लीजिए वहां पर थोड़ा सा हाइट भी है, एक नेचुरल थोड़ी हाइट भी है, और वहां पर आपने रिजर्वोयर बनाया, ठीक है, तो आर्टिफिशियल रिजर्वोयर डैम की तरह आपने बनाया, वहां से आप एनर्जी को लेके चलना चाह रहे हो कि एनर्जी वहां से आपको प्रोड्यूस हो सके विद द हेल्प ऑफ टरबाइन। तो आपने क्या किया कि यार हेड देखा, हेड ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम है, और हेड ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा है, मतलब वहां पेल्टन तो यूज नहीं करोगे आप, तो वहां पर आप क्या यूज करना चाहोगे, चलो मैं रेडियल फ्लो की बात कर रहा हूं, तो मैं रेडियल फ्लो की बात करते हुए मैं फ्रांसिस टरबाइन को यूज करना चाहूंगा, ऐसा हमने सोचा। तो फ्रांसिस टरबाइन को अगर मैं यूज कर रहा हूं तो मैंने देखा कि अगर हेड मेरे पास एक बहुत ज्यादा ना होके थोड़ा सा एक ऑप्टिमम हेड है मेरे पास, एक मॉडरेट हेड है, ठीक है, तो उस मॉडरेट हेड के लिए मुझे जो फ्रांसिस टरबाइन में ब्लेड की शेप चाहिए होगी, वो जो मैंने अभी फिगर रफ किया है ना पहला वाला फिगर, वो ऐसी चाहिए। अगर मुझे यहाँ हेड ज्यादा मिल रहा है तो मुझे फ्रांसिस टरबाइन में, रेडियल फ्लो टरबाइन में रनर की शेप ऐसी चाहिए। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ स्पेसिफिक स्पीड शेप डिफाइंड फिनोमिना है, ठीक है, इट इज नॉट ए साइज डिफाइंड फिनोमिना, इट इज ए शेप डिफाइंड, ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमें रनर की शेप ऐसी मिलने वाली है, बट अगर हमारे पास और भी हेड कम हो गया है ना, मान लीजिए कि वो जो रिजर्वोयर है वो बहुत ज्यादा हाइट पर नहीं बना हुआ था, वो एक नॉर्मल हाइट पर बना हुआ था, अब क्या करोगे, अब आप थोड़ा सा फिर से उसे रेडियल चेंज करो, उसकी जो शेप है उसमें रेडियल डिस्चार्ज की बात करने की कोशिश करो, मतलब जो ब्लेड हैं वो रेडियल ब्लेड्स हो,
ठीक है, मतलब इसमें जो उसकी VF1 और VR1 का जो वैल्यू होती है वो थीटा मतलब 90 डिग्री के साथ ही VR1 जाना चाहिए, वो किसी बीटा एंगल से थीटा एंगल से नहीं जाना चाहिए, वो 90 डिग्री से जाना चाहिए। तो ऐसी ब्लेड प्रोफाइल लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड ब्लेड प्रोफाइल क्या है कि आपके पास हेड और कम हो गया, फिर भी आपको रेडियल फ्लो चाहिए, फिर भी आपको रेडियल इनवर्ड फ्लो चाहिए। समझिएगा, अभी एक्सेल की बात नहीं की मैंने, फिर भी आपको रेडियल फ्लो इनवर्ड फ्लो चाहिए। तो आप क्या करेंगे, फिर ऐसी ये वाले ब्लेड्स लगाएंगे, फिर इस शेप के ब्लेड लगाएंगे। ठीक है, इस शेप के ब्लेड लगाएंगे, इस सेंस में बैकवर्ड, इस सेंस में बैकवर्ड, सामने से फॉरवर्ड। ठीक है, तो इस तरह के ब्लेड्स लगाएंगे। ठीक, तो यहां से आप समझ में आ रहा होगा आपको कि आप क्या कर रहे हैं। आप बेसिकली हेड अगर कम हो रहा है तो डिस्चार्ज का यूज कर रहे हैं पावर प्रोडक्शन में, हेड अगर कम हो रहा है तो ज्यादा डिस्चार्ज का यूज कर रहे हैं पावर प्रोडक्शन में, इसलिए आप VF1 को बढ़ा रहे हैं। तो जब VF1 बढ़ेगा तो Q बढ़ेगा ना भाई, Q बढ़ेगा ना। आप देखो भाई, सिंपल सी बात है, डिस्चार्ज को बढ़ाने के लिए पाई D1 B1 इंटू VF1 होता है ना भाई। या तो आप ये एरिया बढ़ा दो, ये तरीका हो सकता है, या तो आप ये एरिया बढ़ा दो या फिर ये VF1 बढ़ा दो, दोनों चीजों में पॉसिबिलिटी है, या तो ये एरिया बढ़ा दो या फिर ये VF1 बढ़ा दो। क्लियर। तो अब अगर आपने यहाँ पर VF1 को बढ़ा दिया, एरिया आप अगर रेडियल फ्लो में नहीं बढ़ा पा रहे हैं, सिंपल सी बात है, डिस्चार्ज आपका बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं आपको पावर प्रोडक्शन ठीक मिलता जा रहा है। उम्मीद है यहाँ से समझ में आ रहा होगा। ठीक है निवेश जी, सर मतलब फ्लो वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी इनवर्स होते हैं एक दूसरे के। निवेदित जी बिल्कुल, जब हम बात कर रहे होते हैं इस तरह की शेप की कि हेड अगर कम होता जा रहा है, जो मैंने अभी ये पूरी कहानी लेके चला कि जो हमारा हेड कम होता जाएगा तो ये बिल्कुल इसी तरह से वेरी करते हैं। मतलब VF जो है, जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, वो हमारा इंक्रीज होता जाएगा, जबकि हमारे पास जो टेंजेंशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट है VW है, वो डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि हमारे पास हेड कम है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट कम होता जा रहा है, जबकि हमारा डिस्चार्ज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमें बढ़ाना पड़ेगा पावर प्रोडक्शन के लिए, ज़्यादा करने के लिए, तो हमें ये वैल्यू ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। बात क्लियर हो रही है? अब उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होगा तो फिर से लिख दीजिएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको जनरली कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को अच्छे से देखो। ठीक है, बुक्स में तो आपको ढूंढने से भी इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आने वाली। ठीक है, समझ रहे हो आप? ठीक है, ऐसा नहीं है बुक्स में नहीं है, ऑब्वियस है, बट लैंग्वेज फिर समझ में नहीं आएगी। जो मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस चीज़ को समझो। ठीक है, एकदम सिंपल वर्ड में। ठीक, उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड के बाद अब फोर्थ वाला केस। ठीक, मैं इसे यहाँ पर रेफ कर रहा हूँ। देखिएगा, अब हम क्या सोच के चले कि भाई अगर रेडियल फ्लो हो रहा है तो यार हम ये तो विवश हैं कि हम एरिया को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि रेडियल फ्लो का मतलब क्या होता है कि वो सेंटर की तरफ जाए, वो जो फ्लो है वो सेंटर की तरफ जाए, तो इसका मतलब एरिया तो बढ़ नहीं सकता। और अगर हम एरिया नहीं बढ़ा सकते तो VF1 को हम कितना ज़्यादा बढ़ाएं? क्यों? क्योंकि अगर हम VF1 बहुत ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो जो हमारे पास आउटलेट है, जो हमारे पास रेडियल फ्लो में आउटलेट होता है, जरा आप सोचो, Q की तो वैल्यू सेम रहने वाली है, Q की वैल्यू सेम रहने वाली है, तो कहीं ना कहीं अगर मेरे पास यहाँ पर इस Q की वैल्यू, आपने डिस्चार्ज की वैल्यू को बढ़ाया, तो इस डिस्चार्ज की वैल्यू को बढ़ने का सेंस क्या हुआ कि जो मेरी आउटलेट वेलोसिटी है वो भी तो बढ़ जाएगी। अगर मेरी आउटलेट वेलोसिटी बढ़ी रेडियल फ्लो में, रेडियल इनवर्ड फ्लो में, अगर मेरी आउटलेट वेलोसिटी बढ़ी, आउटलेट वेलोसिटी अगर मेरी इंक्रीज हुई, तो ये बताइए क्या मेरे पास V2²/2g वाला जो वैल्यू है वो क्या बढ़ेगी? नहीं। मतलब जो मेरी एनर्जी है, जो हमने आज तक पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी वाला सेंस, ड्राफ्ट ट्यूब के ऊपर, मतलब इनलेट पर ड्राफ्ट ट्यूब के या रनर के एग्जिट पर, तो रनर के एग्जिट पर जो मेरा लॉस है वो इंक्रीज होगा या नहीं होगा? जो वेस्ट एनर्जी है वो मेरी इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही? जल्दी से आप बताइए, ये चीज़ बताइए। इट इज़ राइट, आपको समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, कि आउटलेट वेलोसिटी हमारी बढ़ने लग जाएगी, है ना, और आउटलेट वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं हमारा लॉस जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। भाई सिंपल सी बात है ना कि आपको कन्वर्जिंग तो रखना पड़ेगा। ये भाई सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पर इस चीज़ को ऐसे लेके चलोगे तो आपको कन्वर्जिंग तो रखना पड़ेगा ना। ये तो ऑब्वियस है कि वेलोसिटी तो आपकी आउटलेट पर बढ़ने वाली है, इसका मतलब लॉसेस और बढ़ेंगे, क्योंकि आपने तो स्टार्टिंग में VF1 भी बहुत ज़्यादा दे दिया, तो इसका मतलब लॉस और भी ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, हाँ
सर VW1 हमेशा हेड पे डिपेंड करेगा, ये सिर्फ इस केस में। देखिए सिंपल सी बात है निवेश जी, जब भी हम बात करते हैं VW1 की तो वो डिपेंड करता है V1 के सेंस में हमारे पास कितना जो रेडियल हमारे पास जो हमने ये जो आपके पास बात करते हैं कि ये जो आपके पास हमने प्रोफाइल ली है, ठीक है, तो प्रोफाइल में हमारे पास V1 का सेंस क्या है और रेडियल का सेंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो पहला वाला केस है उसमें हमने देखा था कि जो V1 है उसमें जो हमारे पास VW1 है अल्फा, यहाँ पर अल्फा क्या था, कम था, फिर अल्फा धीरे धीरे बढ़ रहा है। ध्यान से समझो, यहाँ अल्फा कम था फिर धीरे धीरे अल्फा बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये V1 ऐसे था, बट ये जो रेडियल डिस्चार्ज है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर आपके पास V1 क्या आया, सेंस को समझो, यहाँ पर अल्फा बढ़ा V1, यहाँ पर ये सेंस आया, तो ऑब्वियस है VW1 ये होगा, क्योंकि उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है V1 का उस वैल्यू को दिखाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ब्लेड को चेंज कर रहे हैं हमारा VW1 चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हमें VW1 का जो सेंस आ रहा है ना, वो हमें एक्चुअल में उस सेंस को लेते हुए हेड के कोरस्पॉन्डिंग ये चीजें करनी है, हेड को कंपनसेट करते हुए ये चीजें करनी है। हेड ज्यादा तो टेंजेंशियल वेलोसिटी ज्यादा रखनी है। इस वर्ड को समझो निवेश जी, यहाँ से कंफ्यूज मत होना, मैं एक बार फिर से इस चीज को लास्ट में क्लियर कर रहा हूँ। इस चीज को समझिएगा कि हेड ज्यादा है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी हमें ज्यादा रखनी है, मतलब VW1 को हमें ज्यादा रखना है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हमारे पास हेड कम है तो वेलोसिटी VW1 को हम कम करेंगे जिससे कि हमारे पास VF1 ज्यादा मिले, ठीक है। ऐसे ही फिर हमारे पास जो और हेड कम हुआ तो VW1 और कम होगा और VF जो 1 है वो और ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये सेंस लेके चलना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है। जो मेरे पास आउटकम है वो चीज समझ में आई, निवेदित जी जल्दी से बताइए, ठीक है। ये डिपेंड जो हेड पर करता है वो किस सेंस में करता है, वो सेंस आपको समझना है, ठीक है। मैं आपको ऐसे नहीं बोलूंगा कि डायरेक्टली डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा किस तरह की आप शेप लेके चल रहे हो, ठीक है। ये जो चीज है ये आपको रखनी है। अगर आपका मन है, सोचो जरा, आपका मन है कि हाँ भाई मैं तो हायर हेड पर भी और इस तरह वाली शेप लेके चल रहा हूँ, थर्ड वाली हायर हेड पर भी थर्ड वाली शेप लेके चल रहा हूँ, क्या फायदा उसका, बस ये चीज आपको समझनी है, ठीक है, क्या फायदा उसका, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है कि यहाँ इसमें अगर हायर हेड मिल रहा है तो ये शेप की जरूरत ही नहीं है, तो VW1 इस शेप में कम आएगा, बट आपको यहाँ पर VW1 ज्यादा चाहिए क्योंकि आपको टेंजेंशियल में जो हेड मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी आपको ज्यादा मिल सकती है। तो ऑब्वियस है कि आपको शेप कैसी रखनी पड़ेगी, जो मैंने केस 1 करवाया था, ठीक है। तो ये इस सेंस में डिपेंड करते हैं, आप जैसे डायरेक्टली बोल रहे हैं ना, तो इस सेंस में डिपेंड करते हैं हेड एंड VW1, ठीक। चलिए फिर अच्छी बात है, यहाँ से अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर हम केस कर रहे थे केस 4। अब केस 4 को हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, जरा इस चीज को भी समझिएगा। जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस केस में, तो V2²/2g मतलब लॉस हमारा ज्यादा होगा, वेस्ट एनर्जी हमारी ज्यादा वेस्ट हो जाएगी। तो क्या कंडीशन होती है, कंडीशन होती है एक्सल फ्लो की। अब हम रेडियल फ्लो से देखिएगा, समझिएगा, रेडियल फ्लो टरबाइन ऐसा नहीं है बेकार है, मैं ये नहीं कह रहा कि रेडियल फ्लो टरबाइन बेकार है, बट लेस हेड पर NS ज्यादा के लिए, NS लेस हेड पर NS ज्यादा होगा, NS ज्यादा के लिए रेडियल इनवर्ड फ्लो टरबाइन बेकार होती है। रेडियल इनवर्ड फ्लो टरबाइन, ठीक है, ये लेस इफेक्टिव होती है, ठीक है, लेस इफेक्टिव मतलब ये जरूरत ही नहीं है आपको इनको यूज करने की। जब भी आपके पास हेड बहुत कम हो और आपको स्पेसिफिक स्पीड बहुत ज्यादा है, ठीक है, रिक्वायरमेंट वहां पर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक स्पीड की, तो वहां पर क्या करोगे, यूज एक्सल फ्लो। क्यों भाई, स्पेसिफिक स्पीड ज्यादा आई तो आप यहां से स्पेसिफिक स्पीड से ये भी समझ सकते हैं V फ्लो वेलोसिटी से रिलेट करते हुए, ठीक है। डायरेक्टली मत कीजिएगा, एक रिलेशन दिख रहा है आपको, उसके थ्रू दिखेगा कि जैसे जैसे हम स्पेसिफिक स्पीड को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मेरी फ्लो वेलोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि स्पेसिफिक स्पीड कहीं ना कहीं जिसका ज्यादा डिस्चार्ज उसमें स्पेसिफिक स्पीड ज्यादा, इन चीजों को समझो, ठीक है। जिसमें ज्यादा डिस्चार्ज उसमें स्पेसिफिक स्पीड ज्यादा, जिसमें कम हेड उसमें स्पेसिफिक स्पीड ज्यादा, जिसमें फ्लो वेलोसिटी ज्यादा उसमें स्पेसिफिक स्पीड ज्यादा, ठीक है। तो ये जो आपके रिलेशन है ना, ये जो लिंक है, उन चीजों को समझ के चलो, ठीक है। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती है तो पूछ लो,
ठीक। तो रेडियल इनवॉल्व फ्लो टरबाइन जो है वो लेस इफेक्टिव होगा फॉर द लेस हेड, फॉर द लेस हेड। तो यार फिर हम क्या करें, फिर हम क्या करें, क्योंकि हमारे पास लॉसेस बहुत हो रहे हैं रेडियल फ्लो में, लॉसेस बहुत हो रहे हैं रेडियल फ्लो में, तो यार फिर क्या किया जाए, है ना। हमें तो डिस्चार्ज भी बढ़ाना है, हमें तो डिस्चार्ज बढ़ाना है, तभी तो ये नेट लो हेड पर ज्यादा हमें पावर मिलेगी, लो हेड पर ज्यादा एनएस लेने के लिए मुझे फ्लो तो बढ़ाना पड़ेगा। रेडियल फ्लो में कर नहीं सकते क्योंकि आपको सेंटर की तरफ लेके जाना है, वेलोसिटी बढ़ेगी आउटलेट की। तो हमने क्या किया, हमने यूज किया मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। मैं यहाँ पर मिक्स्ड फ्लो टरबाइन को स्किप करूंगा, बस एक लैंग्वेज में एक वर्ड बोलूंगा, बस उस पर ध्यान देना। वर्ड मतलब एक सेंटेंस बोलूंगा, ठीक है, तो उस पर ध्यान देना। एक हमारी होती है डव टाइप रनर, एक हमारा होता है डव टाइप रनर। ये जो डव टाइप रनर होता है इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा, बस इसके बारे में मैं ये बता रहा हूँ कि ये एक तरह का मिक्स्ड फ्लो होता है, ये एक तरह का मिक्स्ड फ्लो होता है। मिक्स्ड फ्लो इन द सेंस समझिएगा, मैंने आपको यहाँ पर एक छोटा फिगर भी दे रखा है एक्सेल फ्लो का, ये प्योर एक्सेल है, ठीक है, ये मिक्स्ड नहीं है। मिक्स्ड फ्लो में क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास जो वेलोसिटी आ रही है ऐसे रेडियल डायरेक्शन में, है ना, Vf1 रेडियल डायरेक्शन में आ रही है ना, Vf2 यहाँ पर सेंटर की तरफ जाएगी, बट Vf2 यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा मिल जाएगी फिर, तो इसके बेसिस पर क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा जो वेलोसिटी है वो ज्यादा मिलेगी, लॉस ज्यादा होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इस चीज को इनलेट तो रेडियल करवाते हैं, आउटलेट ऐसे, इनलेट रेडियल आउटलेट एक्सियल, इनलेट रेडियल आउटलेट एक्सियल, ठीक है। तो ये जो केस हुआ करता है इसमें हमें क्या मिलता है कि हम आउटलेट का एरिया बढ़ा सकते हैं। समझो जरा, हम आउटलेट का जो हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला एरिया है उसे बढ़ा सकते हैं, हम यहाँ वाले आउटलेट के एरिया को नहीं बढ़ा सकते ना। समझो इस चीज को, यहाँ पर हम इस आउटलेट के एरिया को नहीं बढ़ा सकते, ध्यान से समझो। यहाँ पर अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक पर्टिकुलर, ठीक है, यहाँ तक ये चीज समझ में आ चुकी होगी, तो मैं इसे अभी रफ कर देता हूं यहाँ पर थर्ड को, ठीक है। यहाँ पर इस चीज को समझिएगा कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि जो आउटलेट मेरे पास है इस पर्टिकुलर में इस टरबाइन की बात कर रहा हूं जो कि हमारे पास है रेडियल फ्लो टरबाइन, तो ऑब्वियस है रेडियल फ्लो टरबाइन में जो वेलोसिटी है ऐसे Vf1 वो यहाँ पर ऐसे जा रही है और यहाँ से ऐसे निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ का एरिया आप कितना ज्यादा बढ़ाओगे, तो रेडियल फ्लो है ना, रेडियल फ्लो में कितना एरिया बढ़ा सकते हो, नहीं ना, तो आपके डिस्चार्ज भी बराबर रखना है, एम डॉट एंट्री इक्वल टू एम डॉट एग्जिट भी रखना है, डिस्चार्ज बराबर रखना है, तो ऑब्वियस है यहाँ पर जो V2 है वो बढ़ेगा, है ना, V2 काफी ज्यादा निकलेगा, डिस्चार्ज फ्लो ज्यादा होगा, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पर V2 ज्यादा होगा क्योंकि एरिया कम है, ठीक है। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि यार एक काम करो, इसके आउटलेट का एरिया बढ़ा दो किसी तरह से, तो आउटलेट का एरिया कैसे बढ़ेगा, इस शेप में आउटलेट का एरिया में ऐसे बढ़ा सकता हूं, कैसे कि यहाँ पर इनलेट तो ठीक है बट आउटलेट में ऐसे लेके जा रहा हूं, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला एरिया आपके इस वाले एरिया से ज्यादा हो गया ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला एरिया आपके इस वाले एरिया से ज्यादा हो गया ना, तो यहाँ पर इसी शेप को हम लेके चलते हैं, यही शेप हमारी मिक्स्ड फ्लो टरबाइन कहलाती है, यही शेप हमारी मिक्स्ड फ्लो टरबाइन कहलाती है। इनलेट तो हो रहा है ऐसे, इनलेट तो हो रहा है यहाँ से, ठीक है, इनलेट हो रहा है यहाँ से, जबकि आउटलेट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। एनर्जी का यहाँ पर ट्रांसमिशन होने लग गया, रनर यहीं पर है, ठीक है, एनर्जी का ट्रांसमिशन यहाँ पर होने लग गया, रनर यहीं पर है, इसे हम बोलते हैं डव टाइप रनर, डव टाइप रनर, ठीक है। ये होता है हमारा डव टाइप रनर जिसमें हम मिक्स्ड फ्लो की बात करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हमारे सिलेबस के पार्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए इसे आप बस यहीं पर ऐसे ही याद रखो, है ना, कि हम इनलेट रनर्स इनलेट रेडियल से आउटलेट एक्सियल पर पहुंचे, तो ये हमारा केस कहलाता है, ये हमारा केस कहलाता है डब टाइप रनर। और या फिर इसमें हम जो Vf की वैल्यू है आउटलेट पर वो कम करते हुए एरिया को बढ़ा रहे हैं, वो कम करते हुए हम एरिया को बढ़ा रहे हैं। तो हमारे पास डिस्चार्ज अभी क्या हुआ कि जो मेरा आउटलेट पर एनर्जी है लॉस वाला वो कम हो गया ना, क्योंकि एरिया बढ़ गया। तो हमारे पास Vf जो यहाँ पर आने वाला था Vf2, जो हमारे पास आने वाला था Vf2, उसकी वैल्यू हम यहाँ पर इस केस में कम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये चीज क्लियर हो रही है नहीं, जल्दी से मुझे बताइए, प्लीज जल्दी से बताइए, यहाँ तक ये चीज क्लियर हो रही है नहीं, जो मैंने अभी आपको समझाया ये चीज क्लियर है या नहीं, कि जो हम यहाँ पर आउटलेट की बात कर रहे हैं वहां पर हम एरिया को बढ़ा के Vf2 की वैल्यू कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं इन द केस ऑफ मिक्स्ड फ्लो टरबाइन।
इन द केस ऑफ मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, हमें बेसिक कंडीशन लेके ये चलना है कि हमारे पास डिस्चार्ज ज़्यादा हो, हमारे पास डिस्चार्ज ज़्यादा हो, ये हमारी बेसिक कंडीशन होनी चाहिए। किसमें बेसिक कंडीशन होनी चाहिए? किसमें? जहाँ पर हेड अवेलेबल कम हो, जहाँ हेड अवेलेबल कम हो, लेस हो, वहाँ पर क्यू ज़्यादा होना चाहिए। मतलब मेरा जो NS है वो ज़्यादा होना चाहिए, स्पेसिफिक स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। क्लियर? ओके, गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ से अब इसी को फाइनली हम एक्सेल टरबाइन में समझेंगे। तो उम्मीद है आपने ये सारी चीज़ें समझ ली होंगी। इसको वन बाय वन पॉइंट वाइज उतारते रहिएगा। एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर हम बिल्कुल सीरीज के साथ गए हैं। पहले हमने ये समझा कि लॉस क्या हो रहा है, उस लॉस को अगर हमें कम करना है तो हमें कहीं ना कहीं एरिया को बढ़ा के VF2 को कम करना होगा। तो हमने क्या किया? मिक्स्ड फ्लो की बात की। अब हम चलते हैं प्योर एक्सेल की तरफ, ठीक है। तो प्योर एक्सेल के लिए मैंने ये वाली कंडीशन लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। यही कंडीशन मिक्स्ड फ्लो के लिए भी थी कि अगर हेड कम है तो क्यू बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ पर अगर हेड कम है क्यू बढ़ाना पड़ेगा तो NS हमारे पास ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से पावर को ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है विदाउट लॉसिंग ऑफ द एनर्जी एट द आउटलेट, विदाउट मोर लॉसिंग ऑफ द एनर्जी एट द आउटलेट। ऐसा तो नहीं है लॉस नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो निकलेगी, ठीक। चलिए अब चलते हैं एक्सेल, प्योर एक्सेल टरबाइन की तरफ, ठीक है। यहाँ पर इस फिगर में थोड़ा सा मैं एडिट कर देता हूँ, एक्चुअली ये थोड़ा सा मिक्स्ड फ्लो की तरह ट्रीट हो रहा है, दिख रहा है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर ये जो होता है ये बिल्कुल एक्सेल फ्लो है, ऐसे, ठीक है। ये बिल्कुल एक्सेल फ्लो, ठीक है। यहाँ से अब थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि ये जो आपके ब्लेड्स हैं वो यहाँ पर है, ऐसे, है ना। ये ब्लेड्स यहाँ तक हैं, ऐसे, ठीक। तो अब जरा समझिएगा, एक्चुअली ये थोड़ा सा 3D में कॉम्प्लिकेटेड है स्ट्रक्चर, बस आप ये अच्छे से समझ जाएं, मैं यही चाहूँगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम फिर इस चीज़ को एज ए PPT और टेलीग्राम पर मैं आपको इसके इमेजेस भेज दूंगा, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ पर ये अच्छे से आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में होता क्या है एक्सेल फ्लो टरबाइन में, ठीक है। तो एक्सेल फ्लो टरबाइन की अगर बात करें तो यहाँ पर डब्स वाला क्लियर हो गया, ठीक है। ठीक, ओके, ठीक है। तो अब जरा सोचिएगा कि यहाँ पर अगर मैं एक्सेल फ्लो की बात करूँ तो बेसिकली ये जो चीज़ है ये इसी से रिलेट कर रही है कि क्यू अगर मेरे पास हेड बहुत कम है, हेड अवेलेबल इज वेरी लेस, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे डिस्चार्ज को ज़्यादा करना होगा। पावर प्रोडक्शन के लिए डिस्चार्ज शुड बी मोर, बट जो मेरे पास वेलोसिटी है फ्लो की, वेलोसिटी ऑफ फ्लो शुड बी लेस, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हो, शुड बी लेस, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हो, बस पावर प्रोडक्शन हो जाए, डिस्चार्ज ज़्यादा हो, हमारे पास वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट द आउटलेट शुड बी लेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास VF2 है उसे हमें कम करना है। कोई बात नहीं अगर हमारे पास VF1 भी कम हो जाता है, बट हमारे पास डिस्चार्ज प्रॉपर मिलना चाहिए, मतलब हमारे पास मास फ्लो रेट सेम होना चाहिए, मास फ्लो रेट अच्छा होना चाहिए। मतलब मेरे पास जो मास फ्लो रेट है m डॉट है वो अच्छा होना चाहिए, मतलब मेरा डिस्चार्ज अच्छा होना चाहिए, मास फ्लो रेट ये अच्छा होना चाहिए, मतलब मेरा डिस्चार्ज अच्छा होना चाहिए, ठीक है। डिस्चार्ज अच्छा होना चाहिए फॉर प्रोड्यूसिंग मोर पावर, है ना। तो यहाँ से अब आपको थोड़ी छोटी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जैसे निवेदित जी आपने पूछा भी था क्वेश्चन कि VW1 सर हम डायरेक्टली हेड से रिलेट कर सकते हैं, तो ऐसे ही आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते थे कि जो हमारा VF1 है, ठीक है, जो फ्लो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली हम NS से रिलेट कर सकते हैं, नहीं।
ठीक है, कहीं ना कहीं हमारा जो मेन पर्पस होता है वो डायरेक्टली हो जाता है इससे कि हमारे पास डिस्चार्ज हो अच्छा, जिससे कि मास फ्लो रेट अच्छा हो, डिस्चार्ज अच्छा हो, जिससे कि प्रोड्यूसिंग हमारी पावर जो है वो अच्छे से प्रोड्यूस की जा सके। हमारा मेन पर्पस होता है पावर को प्रोड्यूस करना। अगर हमारे पास डिस्चार्ज अच्छा है, भले से फ्लो वेलोसिटी हमने थोड़ी कम कर दी, बट अगर हमारे पास डिस्चार्ज अच्छा है तो हमें कहीं ना कहीं जो पावर है वो अच्छी मिलने वाली है। बट यहाँ पर जो फ्लो वेलोसिटी है वो इनलेट के हिसाब से अभी भी ज्यादा है, मतलब V1 के हिसाब से अभी भी ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर मैं इसे फोर्थ केस मान के चलता हूँ, अगर मैं इसे फोर्थ केस मान के चलता हूँ, अभी आपने थर्ड केस तक पढ़ा है ना, ठीक है, हाँ थर्ड केस तक, ठीक है। थर्ड के बाद मैंने फोर्थ को बेसिकली डब्स वाले टाइप के हिसाब से बताया, बट आप अगर उसको ना लेके जाके फोर्थ केस ये लेके चलो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा फोर्थ केस। फोर्थ केस क्या है हमारे लिए? प्योर एक्सियल केस। प्योर एक्सियल केस। एक्सियल केस में क्या हुआ कि हमारे पास जो ये इनलेट है, समझिएगा यहाँ से होता क्या है कि वाटर फ्लो करेगा ऐसे, ठीक है, ये हमारे पास गाइड वेन्स है, ये गाइड वेन्स बेसिकली इस चीज की हेल्प से और ये जो हमारे पास केसिंग है उसकी हेल्प से और वाटर को ये ऐसे आने देंगी, ऐसे, ठीक है, मतलब बिल्कुल एक्सियल आने की कोशिश करेगा वाटर यहाँ पर, ठीक है। तो एक्सियल फ्लो हो रहा है, तो ये जो आपके पास यहाँ पर ब्लेड्स हैं उन पर सोचिएगा कि ये मान लीजिए शाफ्ट ऐसे रोटेट कर रही है, ध्यान से समझो, शाफ्ट ऐसे रोटेट करेगी, मतलब फोर्स भाई ऑब्वियस लगेगा तो शाफ्ट यहाँ पर रोटेट करेगी ना, तो शाफ्ट ऐसे रोटेट करेगी, तो सामने से एक ब्लेड ये आया, तो इस ब्लेड को कभी भी ऐसे मत मानना, जरा समझिएगा मेरी बात को। ये जो ब्लेड है, ठीक, हाँ, ये जो ब्लेड है, इस ब्लेड को जरा हम ध्यान से समझिएगा। ये जो ब्लेड है यहाँ पर, ये जो ब्लेड है ये डायरेक्टली ऐसे नहीं है, ठीक है, ये ब्लेड यहाँ पर इस तरह से नहीं है, समझिएगा इस चीज को। ये ब्लेड यहाँ पर इस तरह से नहीं है कि बिल्कुल सिमिलर ब्लेड है यहाँ से, मतलब ये जो सामने से दिख रहा है ना, तो ये बिल्कुल सिमिलर जा रहा होगा, ऐसे नहीं है, ठीक है। ये क्या है? ये बिल्कुल एक तरह से कर्व है दोनों तरफ से। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये दोनों तरफ से कर्व है, जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास एक प्लेन है, एक प्लेन है, ठीक है, तो ये जो है ये इस तरह से तो कर्व है ही, ये इस प्लेन में ऐसे तो कर्व है ही, दिख पा रहा है, ठीक है, ये इस प्लेन में ऐसे तो कर्व है ही, साथ में ये यहाँ पर ऐसे भी कर्व है, ठीक है, ये साथ में ये इस प्लेन में भी कर्व है, इस तरह से ये इस प्लेन में भी कर्व है, ठीक है, और यहाँ पर ये पूरा ट्विस्ट हो रखा है और ये यहाँ से ऐसे जाके निकल रहा है, ऐसे, ठीक है, ये इस तरह से जा रहा है। उम्मीद है यहाँ पर इसे समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, बट अभी मैं आपको इसके अलग अलग क्रॉस सेक्शन काटते हुए समझाता हूँ, अभी मैं इसके अलग अलग क्रॉस सेक्शन काटते हुए समझाता हूँ, ठीक है। चलिए फिर, तो यहाँ पर पहले जो इसका एक और फिनोमेना होता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एक और जो फिनोमेना होता है कि हमें ये जो ब्लेड है वो कर्व रखना ही क्यों पड़ा। मेन चीज ये आ जाती है कि हमें ये जो ब्लेड है ये ट्विस्टेड क्यों करना पड़ा, ये ट्विस्टेड क्यों करना पड़ा, इसके पीछे क्या रीजन होता है उस चीज को समझो, अच्छे समझिएगा। क्या, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जो हमारे पास ये एक्सियल फ्लो आया, उस एक्सियल फ्लो से हमारे पास ये जो वेलोसिटी हेड है वो ज्यादा हमें किस सेंस में मिल रहा है, ठीक है, ज्यादा हमें किस सेंस में मिल रहा है। तो हमारे पास जो ये आपके पास बेसिकली जो हमारे पास ये इफेक्ट आ रहा है, ये इफेक्ट जो आ रहा है, इसको अगर मैं बात करता हूं बिल्कुल इसके स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से, इसके स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से, ठीक है, तो हमारे पास जो ये कर्व बन रहा है ना, ये जो कर्व बन रहा है ब्लेड का वो ऐसे बन रहा है, ध्यान से समझिएगा, ये जो कर्व बन रहा है ब्लेड का वो ऐसे बन रहा है। इसका मतलब जो यहाँ पर इस ब्लेड पर जो इनलेट वेलोसिटी आ रही है ना, कर्व देख रहे हो, कर्व ऐसे आ रहा है, इनलेट वेलोसिटी आ रही है कैसे, इनलेट वेलोसिटी कैसे आ रही है, यहाँ पर ऐसे इनलेट वेलोसिटी आ रही है ऐसे, ठीक है। साथ ही यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, वी आर कैसे होता है, वी आर कैसे होता है, जो इसके टेंजेंट हो, ठीक है, तो यहाँ पर VR1 ऐसे आएगा, ये हो गया मेरा V1, ये हो गया मेरा VR1। ऑब्वियस है V1 जो है वो कम होगा, मतलब एंगल इसका अल्फा जो होगा वो यहाँ पर ज्यादा होगा, अल्फा क्या है, ज्यादा होगा, क्योंकि ये एक्सियली आने की कोशिश कर रहा है, एक्सियली आने की कोशिश कर रहा है, बट ये बिल्कुल इस पर एक्सियली तो टकराएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये अपनी एक u वेलोसिटी से भी जा रहा होगा, तो ये अपनी एक u वेलोसिटी से जा रहा है, ये अपनी एक u वेलोसिटी से जा रहा है, क्या चीज, जो हमारा ब्लेड है वो u वेलोसिटी से आगे की तरफ टेंजेंशियली यहाँ पर भाग रहा होगा, आगे की तरफ, समझ रहे हो, ये u वेलोसिटी से टेंजेंशियली आगे की तरफ भाग रहा होगा। यहाँ पर ये जो है v1 ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है वाटर की, देखो नीला नीला दिख रहा है,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर VR1 जो है वो VR1 यहाँ पर ऐसे आ रहा होगा, ये है मेरी टेंजेंशियल वेलोसिटी जो कि इस पर दिख रही होगी, मतलब रेडियल, सॉरी, इसके ऊपर जो हमारी रेडियल वेलोसिटी है जो बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे दिख रही है, इसे रेडियल बोलना भी गलत होगा क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ये एक्सियल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बट यहाँ पर इसे हम डायरेक्टली एक्सियल नहीं बोलेंगे, ये एक तरह से मेरी टेंजेंट वेलोसिटी है टू दिस सरफेस, ये वर्ड बिल्कुल करेक्ट है। ये इट इज द VR1 इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी टू दिस सरफेस, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट होती है टू दैट सरफेस, ठीक। तो VR1, तो यहाँ पर VF1 कहाँ पर होगा, यहाँ पर, ये है मेरा VF1 जो कि इस वाले डायग्राम में और थर्ड वाले के डायग्राम में, जो अभी थर्ड वाला डायग्राम हमने था रेडियल फ्लो का, वो याद करो आपने उस रेडियल फ्लो के डायग्राम में डायग्राम जो लिया था वो कुछ ऐसा लिया था, है ना, डायग्राम जो लिया था वो कुछ ऐसा लिया था और उस पर जो हमारे पास डायग्राम में बन के आया था वो ये चीज बन के आई थी, याद होगा आपको, है ना, कि ये V1 था, ये यहाँ पर VF1 था, ये हमारे पास VR1 था, ठीक है। तो जो VF1 आया था उसकी वैल्यू अभी भी सबसे ज्यादा थी उन तीनों केसेस में और V1 की वैल्यू कम हो रही थी। तो यहाँ पर इस केस में भी यही चीज है कि जो हमारे तीनों केसेस है ना, उन तीनों केसेस से VF1 अभी भी ज्यादा है और यहाँ पर जो हमारे पास V1 है उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं यहाँ पर कम है उन तीनों केसेस के हिसाब से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो जो मेरे पास हेड अवेलेबल है वो कम है, हेड अवेलेबल है कम है, VF1 अभी भी मेरे पास ज्यादा है। तो भाई डिस्चार्ज में मुझे लास्ट में जो आपके पास डिस्चार्ज की बात हो रही है कि डिस्चार्ज भी ज्यादा रखना है, लॉस भी कम रखना है, तो वो जो लॉस का इफेक्ट है वो किसके बेसिस पर बढ़ेगा, अगर मैं एरिया ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन जिससे डिस्चार्ज निकल रहा है उसे अगर मैं काफी बढ़ा देता हूं, तो मेरा डिस्चार्ज का जो फ्लो है वो कहीं ना कहीं पावर प्रोड्यूस इजीली करके जो हमारा लॉस है उसे कम रखेगा, एज कंपेयर टू दैट पर्टिकुलर एरिया के कोरिस्पॉन्डिंग। कि हम अगर एरिया को बढ़ा दें तो जो डिस्चार्ज में VF1 है वो कम आया एक पर्टिकुलर क्यू के लिए, एक पर्टिकुलर क्यू के लिए अगर मैंने A बढ़ा दिया तो ऑब्वियस है VF की वैल्यू क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है पर्टिकुलर डिस्चार्ज के लिए, ठीक है। तो आपकी एक तरह से कैपेसिटी बढ़ रही है। अगर आप VF के बेसिस पर मान लीजिए VF की बेसिस जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं एक इस तरह की वैल्यू है कि आपको लॉस उतना कंपनसेट हो रहा है, तो अगर आप यहाँ पर एरिया को बढ़ाते जा रहे हो तो आप उसी हेड के लिए ज्यादा डिस्चार्ज ले सकते हो, अगर आप उस पर्टिकुलर VF वेलोसिटी पर, फ्लो वेलोसिटी पर अगर आप एक तरह से लॉस को कंपनसेट कर पा रहे हो, उतने लॉस को आप झेल पा रहे हो, मतलब आपने एक पर्टिकुलर फ्लो वेलोसिटी की बात की हुई है तो उसमें अगर आप एरिया बढ़ा देते हो तो डिस्चार्ज बढ़ रहा है, मतलब पावर प्रोडक्शन आप बढ़ा सकते हो, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, Q इक्वल टू A इंटू VF। क्लियर? चलिए फिर, तो यहां से हमने ये चीज समझ ली, ठीक है, कि एक्सियल फ्लो टरबाइन का जो इनलेट एंगल होता है, जो इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल होता है वो ऐसा होता है, इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल ऐसा होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल, ये U है इस डायरेक्शन में ऐसे यहां से लेके, ठीक है, यहां पर ये VW1 होगा ऐसे यहां से, ठीक है, ये हो गया VF1 यहां से यहां तक, VR1 हो गया ये, ठीक है, ये हो गया मेरे लिए थीटा, ठीक है, ये अल्फा। क्लियर? यहां से उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक। अब थोड़ा समझिएगा, जो वाटर है वो बिल्कुल ऐसे ही नहीं जाता, वो हर एक पॉइंट पर चेंज हो रहा है, देखो हर एक पॉइंट पर चेंज हो रहा है, ये ट्विस्टेड है। ऐसा ट्विस्टेड क्यों लिया जाता है, इस चीज को समझिएगा। होता क्या है, ध्यान से समझो, यहाँ सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही नहीं, वाटर को आप ऐसे ही यहाँ पर इधर से लेके आते हो और ऐसे ही छोड़ देते हो ना। देखिएगा, सिंपल सी बात है, क्या होगा कि जिस टाइम वाटर यहाँ पर फ्लो कर रहा है स्क्रॉल केसिंग की हेल्प से, जो केसिंग है यहाँ पर जो गाइड वेंस लगी हुई है, तो वाटर तो फ्लो भाई ऐसे ही करेगा ना, इस तरह से ऐसे आता हुआ, तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ कर रहा होगा फ्लो, यहाँ से भी कुछ ना कुछ कर रहा होगा, कुछ ना कुछ इसमें रेडियल वाला सेंस भी रहेगा, कुछ ना कुछ उसके डिस्चार्ज के अंदर रेडियल वाला सेंस भी रहेगा। तो जरा सोचिएगा कि ये जो होता है, इसमें जो कहानी की जाती है एक्सियल फ्लो के केस में, उसमें ये कहा जाता है, ध्यान से समझिएगा, कि जो आपके इस हब, ये कहते हैं हब, इसे कहते हैं हब, तो जो ये हब वाली शाफ्ट से जो हब रिलेटेड है, जिस पर ये ब्लेड माउंटेड है, तो हब के आसपास वाला एरिया होता है फोर्स्ड, ठीक है, आसपास वाला एरिया होता है फोर्स्ड रोटेशन,
ठीक है। जबकि क्यों फोर्स्ड रोटेशन, क्योंकि भैया ये आ गया आपके उससे रिलेटेड जो हम यहाँ पर ओमेगा वगैरह क्रिएट हो रही है, जो टॉर्क क्रिएट हो रहा है उससे रिलेटेड हमारा फोर्स्ड रोटेशन आ गया, ठीक है। जबकि जो बिल्कुल इसकी केसिंग के पास होता है ना, मतलब लास्ट वाली तरफ, ये जो लास्ट वाली तरफ है यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है वाटर का, वो होता है फ्री रोटेशन वाला, वो होता है फ्री फ्लो, फ्री रोटेशन, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा सिंक में अगर आप फ्लो कहेंगे तो वो कैसा होता है, फ्री वोर्टेक्स होता है ना, वो कैसा होता है, फ्री वोर्टेक्स फ्लो होता है ना, ठीक है। और अगर आप कहीं किसी एक पर्टिकुलर को अगर एक रोटेशन देते हो, अपनी तरफ से एक टॉर्क देते हो, तब क्या हो जाती है, तब हमारे पास अगर टॉर्क हम देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, V प्रोपोर्शनल टू R, है ना। बट अगर फ्री रोटेशन है तो क्या हो जाता है, V प्रोपोर्शनल टू 1/R, है ना। ये होता है फ्री के लिए, ये होता है फोर्स्ड के लिए। ये चीज आपको याद होगी, ये एफएम में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। फिर भी मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया एग्जाम्पल के तौर पर। सिंक लो, सिंक में अगर वाटर को आप देखोगे तो वाटर अपने आप अपनी वेलोसिटी बढ़ाते हुए नीचे की तरफ जा रहा होता है। यही शेप कुछ यहाँ पर दिख रही है, जो यहाँ पर जो इसके केसिंग के पास वाला, मतलब जो ब्लेड से दूर वाली सर्फेसेस हैं, जो ब्लेड से दूर वाली सर्फेसेस हैं, उनमें चल रहा है फ्री रोटेशन, फ्री वोर्टेक्स फ्लो, ठीक है। तो मैं इन चीजों को भी लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है। ये एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक एक पॉइंट, ठीक है। इनमें बिल्कुल भी कोताही मत बरतिएगा, बिल्कुल हर चीज को उतारिएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए फिर तो यहाँ पर अब अगर हम बात करें तो ये जो आपके पास फ्री वोर्टेक्स फ्लो है, वो हो रहा है कहाँ पर, वो हो रहा है आउटर साइड में, ठीक है। मतलब it has a significant distance from hub or blade mountings, ठीक है। मतलब जो हमारे पास फ्री वोर्टेक्स फ्लो है ना, वो हमें इस प्लेट के, इस ब्लेड के यहाँ वाले पार्ट पर मिल रहा है, यहाँ वाले पार्ट पर फ्री वोर्टेक्स मिल रहा है। ध्यान से समझो, यहाँ वाले पार्ट पर फ्री वोर्टेक्स मिल रहा है, ठीक है। यहाँ वाले पार्ट पर फ्री वोर्टेक्स मिल रहा है, जबकि फोर्स्ड वोर्टेक्स कहाँ मिल रहा है, मैं उसे दिखा रहा हूँ यहाँ पर ब्लू कलर से। फोर्स्ड वोर्टेक्स मिल रहा है मुझे यहाँ वाले पार्ट्स पर, ये जो आपके पास यहाँ वाले पार्ट है ना, इन पर मिल रहा है मुझे फोर्स्ड वोर्टेक्स, और ये इस तरह से इसके ऊपर, ब्लेड के ऊपर फ्लो करता हुआ वाटर जा रहा है, इसको घुमा रहा है। तो यहाँ पर दो चीजें आ जाती हैं, एक हो जाता है फ्री वोर्टेक्स फ्लो, दूसरा हो जाता है फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो। और ये मिलता है मुझे नियर बाय द हब एंड द माउंटेड पार्ट ऑफ ब्लेड। सो इसलिए ये जो रीजन है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम करते हैं जो आपके ब्लेड्स होते हैं उन्हें ट्विस्टेड। इसलिए फॉर कंपनसेटिंग these type of effect and producing a uniform omega and power, uniform rotation omega and power, we use the twisted blade प्रोफाइल, ठीक है। तो अब उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि यार अभी तक हम रेडियल फ्लो की बात कर रहे थे, सिंपल बताया था कि यार यहाँ पर एक ही शेप होती है और उसके शेप के प्रोफाइल के हिसाब से हम बात कर रहे होते हैं। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान से समझिएगा, अब मेरी वॉइस आ रही है, प्लीज एक बार जल्दी से बताइए, वॉइस क्लियर है ना, कोई इश्यू तो नहीं है, जल्दी से एक बार बताइए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो अगर एक पर्टिकुलर प्रोफाइल की बात करूं तो प्रोफाइल हमने जब इनवर्ड रेडियल फ्लो फ्रांसिस टरबाइन की बात की थी तो मैंने कभी भी आपसे ये नहीं बोला कि फ्रांसिस टरबाइन उस विड्थ के हिसाब से अपनी शेप को चेंज कर रही होती है, ऐसे मैंने कभी नहीं बोला।
मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आपसे बोल दिया कि यार ये कर्व जो ब्लेड होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड होता है अपनी पोजीशन पर। तो ये जो आपके पास ट्विस्टेड वाला वर्डिंग मैंने यूज़ किया, वो विदाउट ट्विस्टिंग भी तो हम इस ब्लेड को यूज़ कर सकते थे ना, एक्सियल फ्लो में विदाउट ट्विस्टिंग भी यूज़ कर सकते थे, बट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि यहाँ पर फोर्स्ड एंड फ्री वोर्टेक्स दोनों का समावेश आ जाता है, इसी वजह से यहाँ पर हमें इसे ट्विस्टेड ब्लेड की फॉर्म में बनाना पड़ता है। क्लियर? ठीक, चलिए, गुड, ओके ओके, ठीक है, ओके, वॉइस क्लियर है, गुड, ठीक। चलिए फिर तो यहाँ से अब ये चीज़ आपने नोट डाउन कर ली होगी, ठीक है। यहाँ से अब इसके हम एक बार प्रोफाइल के सेक्शंस को और देख लेते हैं, जिससे कि वो चीज़ भी आपके माइंड में एकदम क्लियर हो जाए कि मैं ये हर एक पॉइंट पर ऐसे अलग अलग मैंने ये डायरेक्शन ऐसे जो दिखाई हैं उनके लिए शेप भी अलग अलग है। जैसे कि जरा सोचिएगा कि ये ब्लेड आपके लिए ऐसे था, ये ब्लेड आपके लिए ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, ये ब्लेड आपके लिए ऐसे लगा हुआ है कि ये यहाँ पर ऐसे था बट ये ट्विस्टेड है, ठीक है, ये ऐसे ब्लेड था बट ये ट्विस्टेड है, ठीक है। तो ये जो आपके पास ऐसे हमने ट्विस्टेड ब्लेड लगाया है, ठीक है, इस ट्विस्टेड ब्लेड पर समझ में आ रहा है, इस ट्विस्टेड ब्लेड को अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन के काटता हूँ, ऐसे वर्टिकल क्रॉस सेक्शन यहाँ पर लेता हूँ, तो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन यहाँ पर लेके हमारे पास ये प्रोफाइल ऐसे बनी, ठीक है। पहले आपने ये लिया, इस पर मैंने वर्टिकल क्रॉस सेक्शन यहाँ काटा, इस जगह समझिएगा, इस पर मैंने वर्टिकल क्रॉस सेक्शन यहाँ काटा। तो जब मैं यहाँ पर इसे काटता हूँ तो मुझे क्या प्रोफाइल मिलती है? मान लीजिए कुछ ऐसी, मान लीजिए कुछ ऐसी। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो V1 है और जो VR1 है, देख रहे हो, VR1 पुराने वाले फिगर से कुछ ना कुछ चेंज हो गया। U1 तो हमारा सेम रहेगा, बट VR1 जो पुराना वाला शेप है उससे थोड़ा चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि आपको ये चीज पता है, जो एक सेक्शन, ये वाला जो सेक्शन मैंने काटा, इसे मैंने बोला 1 सेक्शन, तो 1 सेक्शन में मुझे ये प्रोफाइल दिख रही है ना। दूसरे सेक्शन में मान लीजिए ये यहाँ पर फोर्स्ड वोर्टेक्स वाले पार्ट में यहाँ पर ले गया, तो इस पर मुझे ये प्रोफाइल दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये दिख रहा है मुझे, ये VR1 है, ये V1 है, ये आपके लिए VF1 हो गया, ये VR1 है। तो आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा कि ये जो आपके पास एंगल दिख रहा है, दिख पा रहा है, यहाँ पर एंगल अलग है जबकि यहाँ पर एंगल अलग है। ये देखिए ज़्यादा नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो ये मेरे पास अगर θ1 है और ये θ2 है, तो आप कह सकते हैं θ1 इज ग्रेटर देन θ2, कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर साफ दिख रहा है ना आपको, θ1 इज ग्रेटर देन θ2 दिख रहा है। तो यहाँ से आपके पास यही आउटकम निकल के आता है कि जो हमारे पास ये थीटा एंगल्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे पास हर एक सेक्शन के लिए, जब यहाँ से काटेंगे, जब यहाँ से काटेंगे, जब यहाँ से काटेंगे, तो हर एक सेक्शन के लिए क्या होते हैं? हर एक सेक्शन के लिए जो थीटास की वैल्यू होती हैं वो अलग अलग होती है। जो थीटास की वैल्यू होती हैं वो अलग अलग होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें यूनिफॉर्म एंगुलर रोटेशन लेके आना होता है। एंगुलर रोटेशन यूनिफॉर्म लेके आना होता है, तो हर एक प्रोफाइल जो है वो हर एक अलग अलग प्रोफाइल बना के रखती है, हर एक सेक्शन अलग अलग प्रोफाइल बना के रख रहा होता है। बस आपके माइंड में ये व्यू होना चाहिए, बाकी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन से हमें मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये बताइए यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई या नहीं? यस और नो, जल्दी से मुझे बताइए ये वाली चीज़ यहाँ से क्लियर हुई या नहीं, कि इतने प्रोफाइल होते हैं इसके अंदर, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट हो गए, इनफाइनाइट प्रोफाइल हो गए, उन इनफाइनाइट प्रोफाइल पर इनफाइनाइट आपके थीटा हो गए। समझ में आ रहा है? ठीक है, इनफाइनाइट प्रोफाइल हो गए, इनफाइनाइट थीटा हो गए। भाई आप एक एक सेकंड के बाद, एक एक mm के बाद भी, या एक एक पिकोमीटर के बाद भी आप उसे ट्विस्ट कर रहे हो, है ना। तो इसका मतलब हर एक प्रोफाइल पर थीटा की जो है वो थोड़ी सी वैल्यू क्यों ना चेंज हो, चेंज तो होगी ना, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। जल्दी से बताइए मुझे, जल्दी से बताइए ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, आगे चलें फिर। ठीक, अब चलिए एक्सियल फ्लो टरबाइन के बारे में अब थोड़ी कैलकुलेशन और कर लेते हैं। यहाँ तक तो हो गई प्रोफाइल की बात, यहाँ तक हो गई कि एक्सियल फ्लो टरबाइन में होता क्या है, ठीक है। एक्सियल फ्लो टरबाइन हम यूज क्यों करते हैं? जिससे कि हमारा एरिया बढ़ सके। आप देखो जरा यहाँ पर एरिया कैसे बढ़ा, फ्लो एरिया बढ़ गया ना भाई। देखो ब्लेड्स हैं, ब्लेड के बीच में जो पासेस हैं वो आपको बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। आप कितने भी ज्यादा रख सकते हो पासेस। क्यों ज्यादा रख सकते हो? क्योंकि आपके पास जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसी का तो एरिया, उसी का एरिया मिलेगा ना। हॉरिजॉन्टल प्लेन में आप जो क्रॉस सेक्शन एरिया काटोगे वही तो आपके पास है ना फ्लो एरिया, जिसे आप फ्लो एरिया बोल रहे हो। वाटर इधर से आ रहा है ना, वाटर इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो फ्लो एरिया ये वाला है ना, फ्लो एरिया ये है। देख रहे हो, देख रहे हो, फ्लो एरिया आपके पास काफी बड़ा है। जो फ्लो एरिया है वो आपके पास काफी बड़ा है।
इसका मतलब यहाँ से आप ये चीज कर सकते हो कि हमारे पास एरिया हम बढ़ा पा रहे हैं तो हम एनर्जी लॉस को कम कर पा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो पावर प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो रहा है कम हेड पर ही, इसीलिए एक्सियल फ्लो टरबाइन हम कम हेड पर यूज करते हैं। ठीक, गुड, यहां तक समझ में आया सभी को? यहां तक समझ में आया? ठीक, ओके, ठीक है। चलिए अब फिर अब कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। यहां तक ये चीज कंप्लीट हो गई, अब कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। मैंने कहा था आपसे कि हम हर चीज को डेप्थ में लेके चलेंगे जिससे कभी भी कोई भी दिक्कत ना हो आपको, एंड इन प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो। ठीक है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी दिक्कत ना हो, गेट के क्वेश्चन तो इजीली हो जाएंगे, बस प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको थोड़ा सा व्यू समझ में आना चाहिए, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने पहले ही दिन बोला था कि ये क्लासेस आपके ऐसे फ्रेंड्स के लिए भी यूजफुल रहेंगी जो कि अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं प्राइवेट में भी लेके जा रहे हैं, तब भी वो क्लासेस यूजफुल हैं। तो आप उनसे बोल सकते हैं कि वो बाद में चाहे तो इन फ्लूइड मशीनरी क्लासेस को देख लें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना मैं आपको डेप्थ में लेके जाके बता रहा हूँ। ठीक है, गेट में आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो सीधा फॉर्मूला बेस्ड हो जाते हैं, या फिर इसको अगर आपने समझ रखा है तो वही जो आपके पास क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी तरह से लगते हैं। जबकि अगर आपने इन चीज़ों को नहीं समझ रखा तो आपको यही क्वेश्चंस क्या लगते हैं कि यार पता नहीं इसमें हम वैल्यू कौन सी रख दें, पता नहीं इसमें हम वैल्यू किस चीज़ की रखें कि ये चीज़ रिलेशन में निकल के आए। मतलब ऐसे लगते हैं फ्लूइड मशीनरी क्वेश्चन की बहुत टफ होने वाले हैं अगर आपको इतनी डेप्थ नहीं पता है तो। अगर इतनी डेप्थ पता है ना तो आपको यही क्वेश्चन बहुत ईजी लगने वाले होते हैं। हमने फ्रांसिस टरबाइन के इतने क्वेश्चन लगा लिए, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आएगी अब फ्रांसिस टरबाइन के क्वेश्चंस करने में। पेल्टन के हमने इतने लगा दिए कि अब मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, अगर आती है तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, बेझिझक। ठीक, चलिए फिर अब आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ से फ्लो एरिया के हिसाब से, अगर मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ फुल एक्सियल फ्लो टरबाइन में, ठीक है, फुल एक्सियल फ्लो टरबाइन या प्योर एक्सियल फ्लो टरबाइन, ठीक है, क्या होना चाहिए यहाँ पर? कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होनी चाहिए? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होनी चाहिए? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होनी चाहिए? अब यहाँ पर ये तो हो गया है काफ़ी मिक्सअप, ये फिगर तो हो गया है काफ़ी मिक्सअप। ठीक है, ये चीज़ें आपने बना ली होंगी, इसे मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, साथ में एक चीज और याद रखिएगा, जब मैं बात कर रहा था ना V/1/r फ्री वोर्टेक्स, तो जो सबसे लास्ट वाला होगा उस पर वेलोसिटी कम है, जो अंदर की तरफ जा रहा है उस पर एब्सोल्यूट वेलोसिटी ज्यादा है, फिर अंदर की तरफ उस पर एब्सोल्यूट वेलोसिटी ज्यादा है, क्योंकि फ्री वोर्टेक्स में क्या होता है V/1/r। ठीक है, ये चीज आपको याद होगी। ठीक है, और अगर यहाँ की बात करेंगे तो जिस पर यहाँ की एब्सोल्यूट वेलोसिटी कम होगी फिर इधर वाले की ज्यादा होगी, इधर वाले की और ज्यादा होगी, क्योंकि स्टार्टिंग वाला पार्ट है फोर्स्ड वाला, है ना। तो इन चीज़ों को भी याद रखिएगा, इसीलिए वो ट्विस्टेड बना है। ठीक है, इसीलिए हमारी वेलोसिटी प्रोफाइल को लेके हमें ट्विस्टेड बनाना पड़ता है उसको। ठीक है, चलिए क्वांटिटेटिव इक्वेशन को देखिएगा, m डॉट एंट्री टू द रनर ब्लेड्स इक्वल टू m डॉट एग्जिट, ठीक है, फ्रॉम रनर ब्लेड्स। तो अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर है प्योर एक्सियल का कॉम्बिनेशन, तो इसका मतलब अगर मैं एक सिंपल सा यहाँ पर एक डायग्राम बना के चलूँ, फिर से थोड़ा सा क्लीन डायग्राम, ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ ऐसे लग रही होगी देखने में। ठीक है, यहाँ पर ये हब हो गया, तो मुझे इससे मतलब है बस यहाँ पर ये हब है, ठीक है, जिससे हमारे पास ब्लेड्स जुड़े हुए हैं। ये मैंने ब्लेड्स ऐसे दिखा दिए, ठीक है, ये मैंने ब्लेड्स ऐसे दिखा दिए यहाँ पर। ये उम्मीद है ये वाला फिगर थोड़ा सा ज़्यादा इजीली दिख रहा होगा, ठीक है, कि ब्लेड्स ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो ब्लेड्स हैं, ठीक है, ये ब्लेड्स इस तरह से मूव कर रहे होंगे, ऐसे ये हब जो है वो शाफ्ट के थ्रू यहाँ पर ऐसे मूव कर रहा है, तो ये ब्लेड्स यहाँ पर ऐसे मूव कर रहे होंगे, ऐसे इनकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी u। ठीक है, अब जरा सोचिएगा कि यहाँ पर ये जो आपके पास इनलेट है और ये जो आपके पास आउटलेट है, ठीक है, तो इनलेट एंड आउटलेट में आपके पास अगर डायामीटर ऑफ जो ये हब है उसका मैं डायामीटर बोल देता हूँ b या h, जो भी आप लेना चाहें, ये dh है, और ये हमारा डायामीटर है ऑफ द केसिंग। ठीक है, तो इसे मैंने कैपिटल D मान लिया, ये मेरा हो गया कैपिटल D। तो अब जरा सोचिएगा कि जब आप इसे ऊपर से देखेंगे, आप जब यहाँ से इसे देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा? इनलेट में भी सेम होगा, यहाँ तक ये DH हो गया, ठीक है, यहाँ से ये D
केसिंग हो गया पूरा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का, जहाँ से वो इन कर रहा है, जहाँ से वो इन कर रहा है वो प्रोफाइल बस, ठीक है, जहाँ पर वो इन कर रहा है उसकी प्रोफाइल की बात हो रही है, ठीक है, जब वो रनर पे इन करेगा। तो यहाँ पर एम डॉट एंट्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो इंटू क्यू, ठीक है, 1 इक्वल टू रो 2 इंटू Q2। अब आपको पता है रो तो हमारे पास सेम है तो कैंसिल हो गए, Q1 क्या हो जाएगा, Q1 है हमारा A इंटू वी, है ना, A1 इंटू वी F1 बराबर A2 इंटू वी F2, क्योंकि आपको पता है जो हमारे पास डिस्चार्ज होता है वो वी F1 के हिसाब से लिया जाता है कि वी F1 कितना जा रहा होगा यहाँ से और वी F2 कितना जा रहा होगा यहाँ से, ये चीज़ हम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर अब देखिएगा कि A1 वी F1, A1 की वैल्यू ऊपर से जब देखोगे तो जो फ्लो एरिया जिसमें से वाटर निकल पा रहा है वो कितना होगा, π/4 डी स्क्वायर में से अगर π/4 DH स्क्वायर जो सॉलिड वाला है उसे घटा दूं, थिकनेस ऑफ द ब्लेड्स 0 मान के चलो, अभी थिकनेस ऑफ द ब्लेड 0 मान के चलो, मतलब जो ब्लेड हैं वो कहीं कुछ रोक नहीं रहे हैं वाटर को, ठीक है, मतलब वो एज ए 0 थिकनेस के हैं ऐसा हमने मान के चले कैलकुलेशन में। तो जो हमारे पास डी, कैपिटल डी के हिसाब से टोटल एरिया दिख रहा है केसिंग का, जो यहाँ पर ये आपके पास, ये जो आपके पास पूरा एक शेप दिख रही है, उस शेप में अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें टोटल में वाटर जा सकता था, बट हब आ चुका है बीच में, तो हब ने क्या किया है, वाटर के फ्लो को रोका है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास π/4 डी स्क्वायर, A1 क्या हो जाएगा, π/4 डी स्क्वायर माइनस में π/4 DH स्क्वायर, ठीक है, इनटू में क्या हो गया VF1 बराबर A2 क्या होगा, भाई बिल्कुल सिमिलर है ये, मैंने आपसे कहा बिल्कुल सिमिलर है ये, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से π/4 ये आउट वाला एरिया भी क्या होगा, π/4 डी स्क्वायर माइनस π/4 DH स्क्वायर। सो ये दोनों एरिया सेम हैं, तो आपके पास यहाँ से क्या आया, ये दोनों एरिया सेम हैं, क्योंकि एक्सियल फ्लो टरबाइन में फॉर एक्सियल फ्लो टरबाइन A1 इज ऑलमोस्ट सेम एज इक्वल टू A2, सो VF1 इक्वल टू VF2। तो यहाँ एक्सियल फ्लो टरबाइन में आपको VF1 बराबर VF2 निकालने की जरूरत नहीं होती, क्यों, क्योंकि हमने फ्रांसिस टरबाइन में, याद करो फ्रांसिस टरबाइन में मैंने आपको बताया था कि Fy इक्वल टू 0 रखने के लिए आप क्या करते थे, VF1 इक्वल टू VF2 निकालते थे, याद होगा आपको, Fy इक्वल टू 0 रखने के लिए आपने VF1 बराबर VF2 निकाला था, जबकि यहाँ पर फॉर द एक्सियल फ्लो टरबाइन इट इज ऑटोमेटिकली कम फ्रॉम द एक्सियल फ्लो केस, ठीक है, कि एरियाज दोनों के सेम है, इस वजह से VF1 बराबर VF2 है। ये कहाँ से आया, ये ऑटोमेटिकली फ्रॉम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, इसे हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने माना नहीं है ये, मैंने आपसे हमेशा बोला, याद होगा आपको, कि VF1 बराबर VF2 तब होता है जब Fy बराबर 0 हो, तब हमारे पास D1 V1 बराबर होता है D2 V2, फ्रांसिस टरबाइन में याद करो। बट अगर VF1 बराबर नहीं है VF2 तो हमारे पास D1 V1 भी बराबर नहीं होगा D2 V2, है ना, ये चीज आपको याद होगी। बट m डॉट एंट्री बराबर m डॉट एग्जिट होता है, ये फिक्स है, ठीक है। तो ये हमने Fy इक्वल टू 0 के लिए कंडीशन मानी थी, जबकि यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली कम फ्रॉम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, कॉन्टिन्यूटी तो रहेगी, m डॉट एंट्री बराबर m डॉट एग्जिट रहेगा, तो ये कम फ्रॉम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कि इसमें ये ऑटोमेटिकली होता है, VF1 बराबर VF2 होता है, क्लियर, ठीक है। यहाँ से आपको एक्सियल फ्लो टरबाइन समझ में आ रहा होगा, ठीक है, जल्दी से बताइए यस और नो, ठीक है, ठीक, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, एक्सियल फ्लो टरबाइन, एक्सियल फ्लो टरबाइन इज क्लियर, ठीक है, एक्सियल फ्लो टरबाइन के बारे में यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट लिखिएगा, फ्रांसिस टरबाइन एंड कैप्लान या आपके जो एक्सियल फ्लो टरबाइन है उनमें डिफरेंस को लिखेगा, उनके डिफरेंस को लिखेगा, ये पॉइंट उतारिए, ठीक है, कोई दिक्कत आएगी तो पूछिएगा। अब उसके डिफरेंस को लिखेगा पहले जल्दी से, इनके डिफरेंस को लिखिएगा, गुड, वेरी गुड, इनके डिफरेंस को लिखिएगा। एक साइड में रेडियल फ्लो टरबाइन लिख लीजिए, एक साइड में एक्सियल फ्लो टरबाइन, एक साइड में रेडियल फ्लो टरबाइन, एक साइड में एक्सियल फ्लो टरबाइन।
एक साइड में रेडियल फ्लो टरबाइन, एक साइड में एक्सियल फ्लो टरबाइन, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन रेडियल फ्लो एंड एक्सियल फ्लो टरबाइन, डिफरेंस बिटवीन रेडियल फ्लो एंड एक्सियल फ्लो टरबाइन, ठीक है। तो इधर लिखिएगा रेडियल फ्लो टरबाइन एंड इधर लिखिएगा एक्सियल फ्लो टरबाइन। तो इधर फर्स्ट पॉइंट में लिखेगा द ब्लेड शुड बी डिजाइंड इन सच ए वे, द ब्लेड शुड बी डिजाइंड इन सच ए वे, द ब्लेड शुड बी डिजाइंड इन सच ए वे दैट Vf1 इक्वल टू Vf2, दैट अभी जो हमने प्रूफ किया था यहाँ पर, दैट Vf1 इक्वल टू Vf2 so that Fy will become 0, so that Fy will become 0। सो हमें यहाँ पर Vf1 बराबर Vf2 को डिजाइन करना होता है इस तरह से कि हमारे पास Fy की वैल्यू 0 रहे, ठीक है। इधर लिखेगा एक्सियल फ्लो टरबाइन की तरफ फर्स्ट पॉइंट, इन एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन we have already Vf1 equal to Vf2, we have already Vf1 equal to Vf2 from the continuity equation, ओके। नेक्स्ट लिखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं आप आंसर दे दीजिएगा, मैं बाकी लिखवाने का काम कर रहा हूं, ठीक है। आप आंसर दे दीजिएगा बाद में, मतलब जैसे ही मैं पूछूंगा आप आंसर दे दीजिएगा, ऑब्वियसली लैग करेगा ही, ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि जिसमें किस टरबाइन में फ्रिक्शन लॉसेस ज़्यादा होंगे, फ्रांसिस टरबाइन रेडियल फ्लो टरबाइन में या फिर कैप्लान में, किसमें फ्रिक्शन लॉसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो आंसर आप लिखिएगा, आंसर आप लिख दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर वर्डिंग लिखवा रहा हूँ। लिखिएगा सेकेंड पॉइंट, इन रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन number of blades in radial flow reaction turbine, number of blades in radial flow reaction turbine, number of blades lies between 16 to 24, in radial flow reaction turbine number of blade lies between 16 to 24 as number of blades are higher, so losses are more। क्या बात है सांगे जी, वेरी गुड। so losses are more as compared to axial flow reaction turbine, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ ब्लेड्स ज़्यादा हैं फ्रांसिस टरबाइन में नंबर ऑफ ब्लेड्स ज़्यादा हैं, तो आपके जो मैकेनिकल लॉसेस हैं उनके लिए सरफेस की ज़रूरत होती है ना। तो सरफेस देखो, सरफेस काउंट करो, ज़्यादा हो गया ना, सरफेस काउंट करो, ज़्यादा हो रहे हैं ना, इसका मतलब यहाँ पर मैकेनिकल लॉसेस ज़्यादा होंगे, फ्रिक्शन लॉसेस ज़्यादा होंगे, जबकि यहाँ पर नंबर ऑफ ब्लेड्स बहुत ही कम होते हैं। कैप्लान में जो मैंने फिगर बनाया उसके हिसाब से भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा इस साइड फॉर द एक्सियल फ्लो, फॉर द एक्सियल की डायरेक्शन में लिखिएगा, इसमें एक्सियल फ्लो टरबाइन में नंबर ऑफ वेन्स आर अराउंड 3 to 8, नंबर ऑफ वेन्स आर अराउंड 3 to 8। जनरली हम 6 लेके चलते हैं, 3 to 8 होते हैं, जनरली हम 6 लेके चलते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो दीज आर लाइट इन वेट, इसी में लिखेगा एंड ऑल्सो दीज आर लाइट इन वेट, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो मैं लिखवा रहा हूं उसमें प्लीज आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थर्ड पॉइंट को अभी नहीं समझ सकते हैं। थर्ड पॉइंट को आपको मैं समझाऊंगा जब मैं आपको गवर्निंग स्टेजेस बता रहा हूँ, पावर के बारे में बता रहा हूँ, गवर्निंग ऑफ द रिएक्शन टरबाइन आपको मैं बता रहा हूँ, उसमें मैं पावर की स्टेजेस बताऊंगा। आप वहां से सीधा फॉर्मूला, सीधा फेज याद रख लोगे, डायग्राम याद रख लोगे, आंसर आ जाएगा जो मैं थर्ड पॉइंट में लिखवा रहा हूँ। बट ये डिफरेंस है तो थर्ड पॉइंट में लिखिएगा, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, लिखिएगा
दीज आर, रेडियल की साइड में लिखिएगा, सॉरी इसमें रेडियल फ्लो टरबाइन में, दीज आर एफिशिएंट एट पीक लोड्स, दीज आर एफिशिएंट एट पीक लोड्स, दीज आर एफिशिएंट एट पीक लोड्स। ये पीक लोड्स क्या होते हैं, ठीक है, उनको उनके बारे में मैं आपको गवर्निंग ऑफ रिएक्शन टरबाइन में बताऊंगा, ठीक है। दीज आर एफिशिएंट एट पीक लोड्स, ठीक है। इधर लिखेगा एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइंस आर एफिशिएंट, एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन आर एफिशिएंट at peak loading as well as at peak loading as well as at peak loading as well as part loading as well as part loading। ये इंपॉर्टेंट इसका वर्डिंग होता है। ये पार्ट लोडिंग एंड पीक लोडिंग का मीनिंग क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, इसके लिए पेशेंस रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी आगे, ठीक। तो यहाँ तक हमने इसके डिफरेंस को समझा, ठीक है, यहाँ तक हमने इसके डिफरेंस को समझा, ठीक है। अब मैं आपसे जैसे ये बोल रहा था कि भाई फ्रांसिस टरबाइन या कैप्लान टरबाइन या पेल्टन टरबाइन के लिए एक सुटेबल रेंज होती है एनएस की, ठीक है, एक सुटेबल रेंज होती है स्पेसिफिक स्पीड की। तो स्पेसिफिक स्पीड जो है हमारे लिए वो एक क्राइटेरिया बना के आता है कि हाँ भाई अगर मेरी स्पेसिफिक स्पीड इतनी आ रही है तो हम फ्रांसिस टरबाइन को यूज़ करेंगे। उस फ्रांसिस टरबाइन के अंदर भी आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि अगर हेड कम हो रहा है तो ब्लेड की प्रोफाइल कैसे लोगे। तो इसका मतलब जो हमारे पास एस जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो कहीं ना कहीं ब्लेड की शेप या जो हमारे पास शेप है ऑफ दी टरबाइन उसको गाइड करती है, उसको बताती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कुछ पॉइंट्स की, तो यहाँ पर ये लिखिएगा, ठीक है। एक रेंज है, उस रेंज को लिखना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस रेंज को आप जरूर याद रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, इस रेंज को आप जरूर याद रखिएगा। अगर मैं एक में लेके चल रहा हूं इन MKS एंड एक लेके चल रहा हूं इन SI, ठीक है, इन SI यूनिट इन MKS यूनिट्स, ठीक है। तो पावर जो होती है यहाँ पर वो हॉर्स पावर में हम लेके चलते हैं, ठीक है, जबकि यहाँ की पावर हम किलोवाट में लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ की पावर हम हॉर्स पावर में, यहाँ की पावर हम किलोवाट में लेके चलते हैं, ठीक है। आप बस इस चीज़ को याद रखिएगा, जब भी हम MKS की यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं तो P जो है हॉर्स पावर में रहेगा, जब हम यहाँ की बात कर रहे हैं SI की बात कर रहे हैं तो P जो है वो किलोवाट में रहेगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ, पहले तो आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए, उसके बाद हम यहाँ के डिफरेंस बताएंगे। जो पेल्टन व्हील है वो हमारा हायर हेड के लिए यूज़ होता है, आपको पता है, ये चीज़ मैंने आपको अच्छे समझा रखी है। हायर हेड के लिए क्यों यूज़ होता है, जिससे कि पूरी हेड की जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में नोजल से हेल्प से कन्वर्ट करके इम्पैक्ट लगाते हैं और रोटर चलने लग जाता है। तो जितना हेड होगा उतना ही अच्छा उसके लिए। तो हायर हेड के लिए पेल्टन व्हील है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ की जो स्पेसिफिक स्पीड होगी NS होगी वो कम होगी, यहाँ पर H क्या होगा, ज़्यादा होगा, यहाँ H क्या होगा, मोर होगा, NS क्या होगी, कम होगी। तो पेल्टन व्हील के बाद आ जाएगा फ्रांसिस टरबाइन। फ्रांसिस टरबाइन में क्या होगा, ये हमारे मॉडरेट हेड के लिए यूज़ होगा, ये हमें मॉडरेट हेड के लिए यूज़ होना चाहिए। अभी जो हमने समझा है इसमें क्या होता है, हेड जैसे जैसे धीरे धीरे कम होता जाएगा, हेड जैसे जैसे धीरे धीरे कम होता जाएगा, यहाँ पर NS की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं फ्रांसिस के बाद अब एक्सियल या कैप्लान टरबाइन, एक्सियल के दो नाम होते हैं, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, एक्सियल के दो नाम होते हैं, इसको भी बताता हूँ। फिलहाल अभी एक्सियल टरबाइन लिख लीजिए। एक्सियल टरबाइन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लो हेड के लिए यूज़ होती है, ये लो हेड के लिए यूज़ होती है। हेड क्या है, बहुत कम, ठीक है। तो NS को बढ़ाना है तो हमें डिस्चार्ज को ज़्यादा रखना होगा, तो Q भी साथ में लिख लो। Q यहाँ पर लेस, ठीक है, Q यहाँ पर मोर, ठीक है, और यहाँ पर Q बहुत ज़्यादा, वेरी मच, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमेशा याद रखिएगा, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ओवरऑल आपको याद रखने हैं, ये पॉइंट्स हैं जो कि ओवरऑल आपको याद रखने हैं। क्लियर? हाँ निवेश जी। सर पीक लोड मीन्स जब डिमांड ज़्यादा होगी पावर की। बेसिकली पीक लोड का मीनिंग होता है टोटल जो हमारे पास लोड आ रहा है
ठीक है, जो टोटल लोड है जितने की, जो जैसे आप डिमांड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस सेंस में ही आपको ये चीज़ लेके चलनी है। ऐसा नहीं है कि आप सही जा रहे हो, ठीक है, बट मैं 100% आपको सही नहीं बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि पीक लोड का मीनिंग जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारे पास जो और वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो ये डिमांड के सेंस में हम डायरेक्टली नहीं बोलेंगे इससे, ठीक है निवेश जी। इसके लिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको मैं वो चीज़ अच्छे से उसी टाइम पे बताऊंगा, क्योंकि वो चीज़ आपको पूरा एक व्यू लेके चलना है उसके डायग्राम का, पूरा एक व्यू लेके चलना है उसके डायग्राम का। इस तरह से डायग्राम बन के आते हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम में अगर मैं यहाँ पर इफिशिएंसी की बात करूँ तो ये आपके पास जैसे पीक लोड है, अगर आपके हिसाब से मैं सिंपल बोल देता हूँ कि जो मेरी मैक्सिमम डिमांड है, तो मैक्सिमम डिमांड के हिसाब से, ठीक है, अगर मैं एक नॉर्मल सी लैंग्वेज बोलूँ जैसे आपने बोला, तो मैक्सिमम डिमांड के हिसाब से इफिशिएंसी किस वाले की ज़्यादा है, ठीक है। और या फिर पार्ट लोड, मतलब ये जो बीच में कोई भी पार्ट लोड है उसके हिसाब से इफिशिएंसी कितनी ज़्यादा है। तो वो सारी चीज़ें मैं हो सकेगा तो वहीं पर अच्छे से क्लियर कर दूंगा आपको। हाँ, आपकी वर्डिंग ऐसा है कि आपकी वर्डिंग बिल्कुल एक हद तक बिल्कुल सही है, ठीक है, आपकी वर्डिंग एक हद तक बिल्कुल सही है, ठीक। चलिए, ओके, ठीक, चलिए फिर अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ ये वैल्यूज़ होती हैं जिन्हें आपको याद रखना है, ठीक है। क्या है कि अगर मैं इन MKS की बात करूँ तो जो हमारे पास NS होते हैं, जो स्पेसिफिक स्पीड होती है, उसे मैं इस तरह से यहाँ पर क्राइटेरिया कर रहा हूँ। क्राइटेरिया देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 10 to 60, ये है MKS में, मतलब जब हॉर्स पावर है तब हमारे पास 10 to 60 है, ठीक है। ये हमारे लिए पेल्टन व्हील कहलाता है, पेल्टन व्हील की रेंज है ये हमारी पेल्टन व्हील की रेंज है 10 to 60। उसके बाद अगर मैं 60 से 300 की बात करूँ, ठीक है, 60 से अगर मैं 300 की बात करूँ तो ये मेरी है फ्रांसिस टरबाइन, ठीक है। और अगर मैं 300 से 1000 की बात करूँ, सॉरी 300 से 1000 की बात करूँ तो ये मेरे लिए क्या है, बेसिकली एक्सियल फ्लो टरबाइन, ठीक है। ये चीज़ उतार लीजिएगा, ये क्या है हमारी एक्सियल फ्लो टरबाइन, ठीक है। इसमें कैप्लान भी आता है और इसमें कैप्लान भी आता है और इसमें प्रोपेलर भी आता है। अब ये प्रोपेलर और कैप्लान में क्या डिफरेंस होता है इसे समझो। प्रोपेलर और कैप्लान में क्या डिफरेंस होता है इसे समझो। कैप्लान टरबाइन वो होती हैं जिनके ब्लेड्स एडजस्टेबल होते हैं, ब्लेड्स आर एडजस्टेबल। ये चीज़ याद रखिएगा हमेशा, कभी कभी ESE में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्लेड्स आर एडजस्टेबल, जबकि प्रोपेलर में ब्लेड्स आर फिक्स्ड। तो ब्लेड्स अगर एडजस्टेबल हैं तो आप गाइड वेन एंगल्स, जो हम अल्फा की बात कर रहे हैं, वो हम किसी भी एंगल के हिसाब से लेके चल सकते हैं आगे, ठीक है। अल्फा चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है, उसके हिसाब से फिर थीटा की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि ब्लेड्स आर एडजस्टेबल, सो एफिशिएंसी आपकी इधर उधर हम कर सकते हैं, ठीक है। जबकि प्रोपेलर में ब्लेड्स आर फिक्स्ड, तो आपके पास फिर एक फिक्स ही वैल्यू रहने वाली है, ठीक है। तो कैप्लान टरबाइन यहाँ पर इस ब्लेड्स आर एडजस्टेबल वाइल प्रोपेलर ब्लेड्स आर फिक्स्ड, ठीक है। 300 से 1000 तक एक्सियल फ्लो की बात की जाती है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इसमें, ठीक है, तो यहाँ पर 8.5 से 51 होता है, 8.5 से 51 होता है पेल्टन व्हील, ठीक है। 8.5 से 51 है पेल्टन व्हील, 51 से 225 है फ्रांसिस, 51 से 225 है फ्रांसिस टरबाइन, एंड 225 से 860 है एक्सियल फ्लो टरबाइन, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, अगर स्पेसिफिक स्पीड आपको, मतलब एक ऑब्जेक्टिव ऐसे आ जाए, दोनों में ही बात कर रहा हूं मैं, दोनों में, कैप्लान और प्रोपेलर में भी आपके पास अगर रेंज आ जाए, मान लीजिए मैचिंग की रेंज आ जाती है आपको, एक रेंज आ जाती है मान लीजिए 300 से 800, एक आ जाती है 800 से 900, और इधर लिख रखे हैं कैप्लान, है ना, इधर ऑप्शन में कैप्लान है, प्रोपेलर है, तो किससे मैच करोगे, हमेशा याद रखिएगा। कैप्लान क्या है, एडजस्टेबल ब्लेड्स हैं, इसका मतलब वो NS को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, तो NS की जो ज़्यादा रेंज होगी वो कैप्लान से मैच करेगी ना,
तो NS की जो ज़्यादा रेंज है वो कैप्लान से मैच करवाइएगा। क्वेश्चन वो किसी भी सेंस में आ सकता है, 300 से 900 भी आ सकता है, मतलब जो हायर रेंज है वो कैप्लान से मैच करानी है, जो लोअर रेंज है वो प्रोपेलर से मैच करानी है। अगर ये दोनों ही चीज़ें उसमें आ गई, अगर सिर्फ कैप्लान है तो फिर तो भैया उसको पूरे को लेके चलो, एक्सेल फ्लो है तो पूरे को लेके चलो, बट अगर कैप्लान प्रोपेलर दोनों ही क्वेश्चन के अंदर हैं तो जो हायर रेंज है वो कैप्लान की है। याद रखिएगा इसे, हायर रेंज फॉर कैप्लान, हायर रेंज फॉर कैप्लान या हायर डाटा। बेसिकली रेंज से आप ये समझोगे 300 से 800 तो ज़्यादा रेंज है, ये कम रेंज है, ऐसे नहीं, हायर डाटा। ठीक है, डाटा मतलब 800 या 900 इस तरह से, है ना। पता लगा रेंज यहाँ पर ऐसे सोचने लगो कि रेंज ज़्यादा है 300 से 800, वो वाली चीज़ नहीं कह रहा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो डाटा है, जो वैल्यू है NS की, वो वैल्यू ज़्यादा है तो कैप्लान। ठीक है, तो हायर डाटा फॉर कैप्लान एंड लोअर डाटा फॉर प्रोपेलर। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, लोअर डाटा फॉर प्रोपेलर, ये चीज़ याद रखिएगा। क्लियर? तो उम्मीद है आपको ये वाली चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी कि अगर इन MKS है तो P अगर HP में है तो 1060 पेल्टन व्हील, 60 से 300 फ्रांसिस एंड 300 से 1000 एक्सेल फ्लो। जबकि अगर ऐसा ही है तो हम P को किलोवाट में लेके चलते हैं, 8.5 से 51 पेल्टन व्हील, 51 से 225 फ्रांसिस, 225 से 860 एक्सेल फ्लो टर्बाइन। ठीक है, तो 900 भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है कि ठीक है 860 के आसपास में आप 900 भी ले सकते हो। ठीक है, ओके गुड। ठीक है, चलिए फिर तो अब यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, इसी के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। लिखिएगा एट ए हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका होगा आपका। ठीक है, एट ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट साइट लिखिएगा क्वेश्चन, एट ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट साइट the available head and flow rate are 24.5 meter and 10.1 meter cube per second and 10.1 meter cube per second respectively. If the turbine to be installed is required to run at 4 rps revolution per second, at 4 rps with an overall efficiency of 90%. The suitable type of turbine for this site is ठीक है, ऑप्शंस हैं फ्रांसिस, वही जो आपने पढ़ी है, पेल्टन, कैप्लान एंड प्रोपेलर। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी फ्रांसिस टरबाइन की NS की वैल्यू अगर 800 से ऊपर आ रही है, 900 के बीच में आ रही है, तो आप उसे कहीं ना कहीं कैप्लान बोलेंगे, उससे नीचे वाले को प्रोपेलर बोल देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ से इस क्वेश्चन को करने की ट्राई कीजिए जल्दी से। ठीक है, अब यहाँ से मुझे बेसिकली क्या बताना है कि मुझे टाइप बताना है कि इन कंडीशंस में हम
कौन सी वाली वैल्यू का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, कौन सी वाली हम फ्रांसिस पेल्टन कैप्लान या प्रोपेलर का यूज़ करने वाले हैं। तो आपको मैंने इतने टाइम से मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कल से मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर समझिएगा कि जो हमारे पास स्पेसिफिक स्पीड होती है वही ये बताती है कि हाँ ये टरबाइन आप लेने वाले हो। तो स्पेसिफिक स्पीड की मैंने रेंज बता दी है आपको कि अगर 10 to 60 की बात करें तो पेल्टन व्हील है, ठीक है, 10 to 60 की बात करें तो पेल्टन व्हील है, 60 से 300 की बात करें तो फ्रांसिस है, 300 से अगर ऊपर जाते हैं तो हमारे पास प्रोपेलर एंड फर्दर 800 से ऊपर कैप्लान हम उसे बोल सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अगर कभी भी ये टरबाइन को आइडेंटिफाई करना हो तो NS निकालेंगे, स्पेसिफिक स्पीड निकालेंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिक स्पीड निकालिए जल्दी से, स्पेसिफिक स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी वो निकालिएगा। ठीक है, स्पेसिफिक स्पीड की वैल्यू निकालिएगा यहाँ से। NS इक्वल टू होगा n√p/h⁴, ठीक है। तो सबसे पहले पावर की वैल्यू निकालिएगा, सबसे पहले पावर की वैल्यू निकालिए, ठीक है। पावर कितना हो जाएगा और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। n क्या है आरपीएम में, ठीक है, n क्या है हमारा आरपीएम में, ठीक। और अगर हम पावर को किलोवाट में लेके चलेंगे तो क्या, तो रेंज कौन सी, 51 से तो रेंज कौन सी हो जाएगी हमारी 51 से 225, है ना। अगर फ्रांसिस में आता है तो 51 से 225 और पेल्टन में 5 to 51, ठीक है। ऐसे ही फिर आगे 225 से 860, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें लेके चलनी होंगी। तो पहले अब पावर की बात करें तो पावर निकालो, पावर क्या हो जाएगी ρ/g/Q/h, ठीक है। यहाँ पर ये सारी वैल्यू दी हुई है आपको। रो की वैल्यू 1000 लेना है, जी की वैल्यू 9.8 लेना है, क्यू की वैल्यू 10.1 दी हुई है, एच की वैल्यू 24.5 दी हुई है। तो जल्दी से मुझे वैल्यू निकाल के बताइए कितनी आ रही है, जल्दी से वैल्यू निकाल के बताइए कितनी आ रही है इंटू 24.5, ठीक है। तो पावर हमारी कितनी आ रही है किलोवाट में, सीधा बता दीजिए किलोवाट में कितनी पावर आ रही है, जल्दी से बताइए, ठीक है। साथ ही फिर एन की वैल्यू किस में लेनी है आरपीएम में, एन की वैल्यू लेनी है आरपीएम में, ठीक है। पावर लेना है किलोवाट, एन की वैल्यू लेनी है आरपीएम, ठीक। तो एन की वैल्यू आरपीएम में कितनी आ जाएगी, एन की वैल्यू है 4 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो पर मिनट में कितना 60 से मल्टीप्लाई मतलब 240 आरपीएम। तो यहाँ से हमारे पास एन एस आ जाएगा, एन कितनी वैल्यू है 240 इंटू √p की जो वैल्यू निकालोगे आप डिवाइडेड बाई h की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 24.5, h की वैल्यू है 24.5 का 5/4। तो इसे सॉल्व करके और आंसर बताइए जल्दी से। निवेदित जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इट इज फ्रांसिस, बट मुझे वैल्यू बताइए एन एस की वैल्यू कितनी आ रही है वो मुझे बताइएगा, एन एस की वैल्यू कितनी आ रही है। यहाँ 240 इंटू पहले p की वैल्यू बताइए, p की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, p की वैल्यू p is come out as 2184 किलोवाट, p is come out as 2184 किलोवाट। सो यहाँ पर 2184 किलोवाट की तरह ही लिया जाएगा, क्योंकि आपको मैंने बोला है कि इसमें आपको यूनिट्स ऐसे लेके चलनी है, ध्यान से समझो, यूनिट्स लेके चलनी है n की आरपीएम में, ठीक है, h की मीटर में, है ना, और साथ ही पावर की या तो किलोवाट में या एचपी में। अब अगर ये किलोवाट में निकाल रहे हो तो रेंज क्या होनी चाहिए, ध्यान से समझना, किलोवाट में निकाल रहे हो तो रेंज होनी चाहिए एसआई वाली, तो रेंज किसकी आएगी एसआई वाली एनएस में। और अगर आप एचपी में निकाल रहे हो पावर को तो रेंज आएंगी एमकेएस वाली, किसमें एनएस में, है ना। तो ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, इसकी वैल्यू निकल के आ रही है, वेरी गुड निवेश जी, 205.6, ठीक है। आरपीएम में निकालना होगा, आरपीएम में वैल्यू आएगी फाइनली 205.6। सांगे जी देखिएगा यहाँ पर आपने यूनिट्स में गड़बड़ किया होगा जरूर, 240 आरपीएम में निकालना पड़ेगा, 2184 हमारा किलोवाट में आ रहा है तो किलोवाट में रहने दो, एचपी में आता तो एचपी में रहने देते, यहाँ ये किलोवाट में आया कोई बात नहीं, 2184 हमने किलोवाट में रख दिया।
ठीक है 24.5 मीटर में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरी NS आएगी ना वो RPM में आएगी, ठीक है, और RPM की ही मैंने वो वैल्यू लिखी है आपको। तो वहाँ पर 205 जब इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 205.6, 205.6। ये क्या हुआ मेरा, ये रेंज हुई मेरी किस में लाई कर रही है, ये फ्रांसिस में लाई कर रही है, क्योंकि फ्रांसिस में आपको पता है कहाँ से 51 से हमारे पास ये वैल्यू कहाँ तक है 256 तक, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ तक है हमारे पास, सॉरी 225 तक, ये वैल्यू कहाँ तक है 225 तक, ठीक है। फिर 225 से आगे है 860 तक, ठीक है। तो ये चीज हमारे लिए किसके लिए वैलिड होती है, फ्रांसिस के लिए। क्यों हमने यही वाली वैल्यू क्यों रखी, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसा यूनिट लेके चल रहे हैं, हम यहाँ पर किलोवाट एज ए पावर वैल्यू लेके चल रहे हैं। इसका मतलब 51 से 225 के अंदर ये लाई कर रहा है, इसका मतलब ये फ्रांसिस टरबाइन है। हाँ बिल्कुल निवेश जी, बिल्कुल बिल्कुल गुड, ठीक है। तो यहाँ से आज हमने ये चीज़ क्लियर की। उम्मीद है आपको जो टरबाइन की वैल्यूज़ निकालना आ चुका होगा कि टरबाइन की जो हम स्पेसिफिक स्पीड निकालते हैं उसके बेसिस पर ही हम कैलकुलेशन करके ये बताते हैं कि ये फ्रांसिस टरबाइन में जाएगी, ये कैप्लान में जाएगी, ये प्रोपेलर में जाएगी, या फिर ये पेल्टन में जाएगी। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। आपको MKS में जो HP है उसके अकॉर्डिंग भी याद होनी चाहिए वैल्यू। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन NS का HP से भी दिया जाता है, तो उसमें रेंज हमारी 10 से 60, 60 से 300, 300 से 800 एंड 900, ठीक है। यहाँ पर ये रेंज हो जाएंगी 8.5 टू 51 एंड देन 51 टू 225 एंड देन 225 टू 860, ठीक है। ये हो गई हमारी ऐसा यूनिट में, मतलब जब पावर आपने किलोवाट में लिया। तो इन दोनों में डिफरेंस है, दोनों को याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है, दोनों को याद रखिएगा। उससे आप हमेशा फ्रांसिस, पेल्टन, कैप्लान या प्रोपेलर को बता पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज जो समझा है वो NS का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, ठीक है। हमने स्पेसिफिक स्पीड को समझ लिया, ठीक है। साथ ही हमने आज एक्सियल फ्लो टरबाइन के बारे में बात कर ली। कल हम एक्सियल फ्लो टरबाइन के ऊपर 1-2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा एक इम्पल्स एक्सियल फ्लो टरबाइन होती है, अगर आप इसके बारे में सोच सके तो सोचिएगा। इम्पल्स एक्सियल फ्लो टरबाइन, इम्पल्स एक्सियल फ्लो टरबाइन एंड इम्पल्स रिएक्शन एक्सियल फ्लो टरबाइन, इनमें क्या डिफरेंस होना चाहिए, ये चीज आप सोचिएगा। मैंने आपको इम्पल्स एंड रिएक्शन का मीनिंग समझा रखा है, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ सोचिएगा, कल मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। इसके थ्रू एक क्वेश्चन भी देख लेंगे, ठीक है, एक इम्पल्स पर, एक इम्पल्स रिएक्शन पर, ठीक है। 2 क्वेश्चन हम देख लेंगे। उसके बाद हम कल बात करेंगे यूनिट क्वांटिटीज, ठीक है, एंड ज्योमेट्रिकल सिमिलर जो हमारी टरबाइंस होती हैं, मॉडल एंड प्रोटोटाइप, उसके फर्दर क्वेश्चंस के बारे में वो हम आगे देखेंगे, ठीक है, जिस हिसाब से भी टाइम परसिस्ट करेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, फिर ये बातें हम कल करेंगे फिर, ठीक है। हाँ सर, तो मतलब पहले NS फाइंड होगा, उसके बाद जो टरबाइन आएगी उसका डिज़ाइन करेंगे। बिल्कुल निवेदित जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले NS को फाइंड करना होता है और वहाँ से सिग्मा C से भी रिलेट करता है। याद आ रहा है वो क्वेश्चन आपको निवेदित जी? मैंने आपको बोला था कि सिग्मा C जो है वो NS पर डिपेंड करता है ना, स्पेसिफिक स्पीड पर। तो सिग्मा C की वैल्यू वहाँ से आ जाएगी NS के हिसाब से। उसके बाद हमारे पास Z की वैल्यू आ जाएगी कि ये टरबाइन आपको इतनी हाइट पर प्लेस करनी है, और वो टरबाइन कौन सी होगी, वो हमारी इस रेंज के हिसाब से निकल के आएगी, ठीक है। वो टरबाइन हमारी इस रेंज के हिसाब से निकल के आई है। तो उम्मीद है आप एज ए इंजीनियर बन चुके हो कि आप ये बता सकते हो कि हाँ आप कौन सी वाली टरबाइन इतने हेड, इतनी एफिशिएंसी, इतनी पावर के लिए यूज करने वाले हो, ठीक है। यहाँ डिस्चार्ज एंड हेड दिया हुआ है, उसके बेसिस पर कितनी आप कौन सी वाली टरबाइन आप यूज करने वाले हो ये डिसाइड करना होता है आपको, ठीक है। कितने हेड पर रखना होता है वो सिग्मा C से पता लगता है, क्रिटिकल कैविटेशन फैक्टर एंड थॉमस कैविटेशन फैक्टर से। क्लियर, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आज के लिए धन्यवाद, ठीक है। कल हम फिर आगे फॉरवर्ड क्वेश्चंस करेंगे इस पर, ठीक। ओके देन, थैंक यू।